हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को ये एफएफ जैसा भी लगे तो बताना कैसा लग रहा है। और मैं सीज़न 2 लेके आ चुकी हूँ और इसमें 94 से 95% लोग चाहते थे मैं सीज़न 2 लेके आऊँ, और कुछ परसेंट थे, कितने 5 या 6% थे वो चाहते थे मैं ना लेके आऊँ, लेकिन मैं लेके आ चुकी हूँ। ज़्यादा लोग इसके ही वोट थे तो मैं लेके आ चुकी हूँ। और उससे पहले बता दूँ दोस्तों, कल मेरा बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है। तो प्लीज़ यार अच्छे अच्छे कमेंट्स मार देना यार, मेरे बर्थडे के लिए तो मार दो कुछ तो कमेंट्स, विशेस, ठीक है। और लंबे लंबे होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट कर देना, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर देना, समझ लेना मेरे बर्थडे गिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये स्टोरी एक फंक्शन होने वाली है, और इस स्टोरी में विंग को तो पहले बहुत प्यार मिलने वाला है, हद से ज़्यादा प्यार मिलेगा उसकी फैमिली से। लेकिन जब धोखा मिलेगा तो विंग के लाइफ में बस धोखे ही रह जाएंगे, सिर्फ धोखे। तो विंग इन सब से कैसे निपटेगा, और लास्ट में क्या होगा, वांगजी और विंग एक हो पाएंगे या फिर से उन्हें कोई बाधा आके अलग कर देगी। और आइवान वो फिर इन दोनों के जाने के बाद कैसे रहेगा, तो ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जाता है अभी जो आइवैन था और वांगजी थे, वो लोग जा चुके थे, और विंग एक मंदिर के सामने रखा हुआ था जहाँ से उसे उठा के अंदर ले जाया गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, ठीक है। तब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है यहाँ से विंग अभी बस वहाँ पे रखा हुआ था एक टेबल पे, और वहाँ पे विंग रो रहा था। और जो वहाँ के मॉन्क थे, जो पंडित थे, वो विंग को चुप करा रहे थे कि चुप हो जाओ, पर विंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विंग अभी छोटा सा बच्चा था, बस 1 हफ्ते का बच्चा था। और ये सब बहुत ज़्यादा ही परेशान होते क्योंकि वहाँ पे 2-3 पंडित हैं, लेकिन कोई उसे दूध मतलब मिल्क फीड एक बच्चे को, जैसे अभी वो छोटा है तब वो अभी ऐसे नहीं पी सकता ना दूध, उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे और भी कुछ। तो इसीलिए वो लोग बस देख रहे थे कि वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो बच्चे को कैसे लेके पालेंगे, क्योंकि 2 ही घंटे अभी हुए थे इस बच्चे को यहाँ पे आए हुए। और तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जो वहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई थी, और वो लोग पूजा करने लगते हैं। पर तभी उनके कानों में बार बार बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुनने के बाद वो फैमिली पूछने लगती है कि आखिर में ये बच्चा कौन है, कौन रो रहा है। तभी वहाँ के जो मॉन्क थे वो बताते हैं कि देखिए, यहाँ पर किसी ने यहाँ पे एक बच्चे को छोड़ के चले गए हैं, और वो बच्चा अभी यहाँ पर है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा हम उसे चुप कैसे कराएं। और तभी जो वहाँ पे आए हुए थे पूजा करने के लिए, उनका नाम फैमियान था, और वो देखते हैं और कहते हैं अरे ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ये तो अभी 1 हफ्ते का ही है। तब जो वहाँ के मॉन्क थे वो कहते हैं हाँ, इसे कोई हमारे मंदिर के दरवाजे पर छोड़ के चला गया। ये सुनने के बाद फैमियान को उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो सोचते हैं कि बेचारा बच्चा कैसे रहेगा। और ये सोच के वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं, मैडम यू को, और मैडम यू से कहती है कि तुम पिला दो इस बच्चे को दूध। तब मैडम यू कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। तभी जो फरमियान थे वो बोलता है कि हाँ तुम पिला सकती हो, क्योंकि देखो अभी हमारा बच्चा भी छोटा है, तब तुम पिला दोगी तो इस बच्चे के लिए भी अच्छा ही होगा ना, ये बच्चा पी लेगा और इसकी भी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें पुण्य भी मिलेंगे यू। तब मैडम यू कहती है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। और उस बच्चे को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। और वो जब मैडम यू के गोद में जाता है तो वो इतनी जोर से हंसता है, इतनी जोर से उसकी हंसी थी जो देख के पूरे मंदिर में सबके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, और सब लोग बस हंसने लगे थे उस बच्चे को ऐसे हंसते हुए देख के। और सब लोग कहते सच में ये बच्चा कितना ज़्यादा मासूम है, ओ माय गॉड ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो लोग हंस रहे थे, और वहाँ पर मैडम यू उस बच्चे को लेके जाती है अंदर के साइड, और वहाँ पे ले जाने के बाद वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। और अभी मैडम यू के हाथ में एक और बच्चा था जो अभी बस 6 महीने का है, और उसका नाम जियानचन है, और वो भी दूध पीता। और जियानचन बहुत ही एकदम टुकुर टुकुर देख रहा था उस बच्चे को, कैसे उसकी मदर के गोद में एक छोटा सा बेबी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो जियानचन था वो बस चुपचाप बैठे हुए देख रहा था, क्योंकि जियानचन भी 6 महीने का है तो वो बैठ सकता है, हाँ चल वल नहीं सकता लेकिन बैठ सकता है। और वो देखता है उसकी मदर कैसे पिला रही है, और जब मैडम ये उस बच्चे को दूध पिला देती है तब वो बच्चा उस बच्चे को लेके वो बाहर आती है। और जब बाहर आती है तब
फ़ेमियान कहते हैं, देखिए यू मैंने कहा था कि ये बच्चा बस दूध के लिए रो रहा है, इसको मिल्क चाहिए था। तब मैडम ये कहती हाँ, इस बच्चे को बस दूध ही चाहिए था, पर देखिए कितना मासूम बच्चा है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसको लोग ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं है, वो ऐसे बच्चे को कैसे ही छोड़ सकते हैं। तब फ़ेमियान कहते हैं, यू हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम जानती हो ना, और वैसे भी उन लोगों की फ़ॉल्ट है जिन्होंने छोड़ दिया। तब मैडम ये गुस्से में कहती, हाँ, पता नहीं लोगों को ऐसे पैदा करके छोड़ने में क्या ही मज़ा आता है, जब वो पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं। और ये कह के मैडम ये गुस्सा कर रही थी, तभी जो वहाँ के मॉन्क थे वो कहते हैं फ़ेमियान से, अगर हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप हमारी रिक्वेस्ट मानेंगे? तब फ़ेमियान कहते हैं, जी बताइए, आप हमसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? तब जो वहाँ पे पंडित थे वो लोग कहते हैं कि हम इस बच्चे को अपने साथ रख के पाल नहीं सकते हैं, हम यहाँ पे, आप जानते हैं कि हम कुछ भी बनाते नहीं हैं, जो भी भगवान को भोग चढ़ता है हम उसी से अपना जो भी खाना है वो खा लेते हैं, और हम बच्चे के लिए दूध तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। आप जानते हैं हम किसी भी जीवित चीज़ से कोई भी चीज़ हासिल किया हुआ नहीं खा सकते हैं। इसमें ये है कि ये लोग मतलब नॉन-वेज तो छोड़े ही हैं, लेकिन जो दूध, दही, घी ये भी सब है, तो ये भी सब ये नहीं खाते हैं। ये सब भी नहीं खा सकते हैं और ना यहाँ पे लाते हैं। तब वो बताते हैं, और वो बस फल पे और जो सब्जियाँ रहती हैं उन्हीं सब पे ये लोग निर्भर हैं। तब वो बताते हैं कि हम नहीं खाते हैं और हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप इस बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं? ये हमारी एक एक विनती ही सुन लीजिए। तब जो फ़हमियान थे वो कहते हैं, अरे आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को अपने साथ लेके जाऊँ तो ठीक है, मैं लेके जाऊँगा, बस मुझे पूछ लेने दीजिए। और ये कह के वो बाहर जाते हैं और मैडम यू से पूछते हैं, और मैडम यू और जो ज्ञानचंद था और यानली वो लोग अभी बैठे हुए थे मंदिर के चौखट पे, और वहाँ पे बैठ के विंग के साथ खेल रहे थे। विंग सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारा बच्चा है, उसके साथ जो थोड़ी देर रह ले उसे प्यार हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैडम यू थे उनसे फ़ेमियान कहते हैं, और मैडम यू तो अभी बस सोच रही थी कि वो क्या करे, पर देखिए कि उनका बेटा जियान और यानली कितने अच्छे से उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, और वो ये भी सोचती है कि बीइंग आखिर में एक ओमेगा है, तो उसे वो ऐसे नहीं छोड़ सकती है, पता नहीं उसके साथ कब क्या हो जाए, आजकल किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। तब वो फ़ेमियान से कहती है कि ठीक है, वो तैयार है, वो बीइंग को अपना लेंगी अपने बच्चे की तरह। और ये कह के वो फिर फ़ेमियान को बता दी थी अपनी बात। तब जो फ़ेमियान थे वो जाके जो मॉन्क थे वो उन्हें बता देते हैं, और मॉन्क जब ये सुनते हैं तब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने उस बच्चे को, उस अनाथ बच्चे को अपना लिया। हम बहुत खुश हैं। और ये कह के फिर वो लोग विंग का थोड़ा बहुत पूजा कराने लगते हैं, क्योंकि विंग का जब पूजा हो जाएगा तब वो अच्छे से उनकी फैमिली का मेंबर बन जाएगा, ऐसा था। तब जो फ़ेमियान थे और मैडम थी वो लोग एक पूजा कराते हैं जिसमें विंग को वो अपना स्वीकार करते हैं, अपना नाम देते हैं, और यहाँ पे उसका नाम अभी विंग रखा जाता है। और मैडम यू विंग का नाम रखती हैं, फिर उसके बाद उसे अच्छे नए-नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और फिर वहाँ से लेके वो लोग अपने क्लैन में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मैडम यू क्लैन में अभी अभी 5 साल बीत चुके थे, और वो अभी बस दौड़ रही थी इधर-उधर और कह रही थी, "विंग जल्दी से बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें डंडे से मारूँगी विंग।" बट विंग तो एक जगह पे, छोटी-सी जगह पे वो छुपा हुआ था, और वहाँ पे अपने दाँत निकाल के हँस रहा था और कह रहा था, आप मुझे नहीं ढूँढ सकती मदर, बिल्कुल भी नहीं ढूँढ सकती। और ऐसे कहते हुए वो फिर वहाँ से भागने लगता है। तभी मैडम भी कहती है, "विंग मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, देखो मेरे हाथ में डंडा है, और अगर तुम नहीं आए तो मैं इसी डंडे से तुम्हें पिटाई करूँगी।" तब विंग हँसता था, कहता, "मदर मुझे मत मारो, ये सब जान चन की गलती।" और ये कह के वो भागने लगता है, और तभी वहाँ पे यानली आ जाती है, और यानली इसके पीछे जाके विंग छुप जाता है और कहता है, "शीजा देखो ना, मम्मा मुझे मारना चाहती है और मेरी गलती नहीं है, सब का सब जियान चंद का फॉल्ट है, ये सब जियान चंद ने किया है। आप मम्मा से कहो कि वो जियान चंद को पनिशमेंट दे, ना कि मुझे।" तब यानी कहती है, "विंग अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए ना, बताओ।" तभी जो विंग था वो कहता है, "पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।" तब यानी कहती है, "हाँ मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो, चलो जियान चंद को हम ढूंढते हैं।" और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और जियान चंद को ढूंढने लगते हैं, और वहाँ पे जियान चंद कहता है, "मुझे ढूंढना बंद कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है।" और विंग, "तुम मुझे ऐसे कैसे फ्रेम कर सकते हो?" तब विंग कहता है, "आप तो मुझे भले हो ना, तो आप मेरी
पिटाई कर मेरी पिटाई जो होनी है वो आप करवा लो, प्लीज प्लीज गगा प्लीज। तब जो जियान चंद था वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी जगह मुझे मरवाना चाहते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तब जो विंग था वो कहता है गगा प्लीज, और ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे, मोटे मोटे आंसू। और विंग अभी चबी सा क्यूट सा बच्चा है। तब जो जियानचंद था वो कहता अच्छा ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं ना देख सकता, तो रो मत, मैं माल खा लूंगा। और ये कह के वो मुंह बना लेता और कहता विंग मैं जा रहा हूँ माल खाने, तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए विंग, बस तुम्हारे लिए। तब विंग कहता हाँ गंगा मुझे पता है आप बस मेरे लिए माल खा रहे हो, बस मेरे लिए। और ये कह के वो देता है और मैडम यू जियानचंद को बस धीरे धीरे 2 डंडे मारती है विंग को दिखाने के लिए कि जियानचंद को पनिशमेंट मिली। और जियानचंद फिर कहता है लो विंग मैंने माल खा ली। तब विंग कहता हाँ देख लिए मैंने, पर मुझे भूख लगी मम्मा मुझे कुछ खाने को दो। और ये कह के वो चला जाता है मैडम यू के पास। और जियानचंद कहता है हाँ क्या ही लड़का है, वो चला गया जियानचंद को छोड़कर। और इधर जो मैडम होती है वो कहती अरे मेरी विंग को भूख लगी है, और ये कह के वो तुरंत लेके चली जाती है। और इधर जियानचंद कहता है सीजे ऐसा क्यों होता है मॉम, मॉम विंग को क्यों इतना मानती हैं आप, वो हमें पनिश करती है। तब जो यानी थी वो कहती है आचेंग मैंने कहा ना कि विंग हमारा छोटा भाई है और हमें विंग को सब लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना है, वो सबसे ज्यादा मासूम है, तो मॉम उसे ही ज्यादा करेंगी ना, और तुम तो एक अल्फा हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, तुम विंग की जगह पे मार खा सकते हो समझे। और ये कह के वो आचिंग को ऐसे ही समझाती और आचिंग बेचारा वो हाँ भी भर देता कि हाँ वो सही कह रही है कि उसे ही मार खाना चाहिए, उसे ही सब कुछ सहना चाहिए, क्योंकि उसका भाई मासूम है और मासूम लोगों को ऐसे ट्रबल में नहीं डाल सकते हैं। तब जो जियान था वो भी पीछे पीछे होता अले मैं भी खाऊंगा, और ये कह के वो लोग चले गए थे। अब हमें दिखाया जाता है एक इंसान जो बस विंग को ऐसे बड़ा होते हुए देख रहा था और हंस रहा था। वो कहता विंग सच में मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारा बचपना देख के, और क्या तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे भी घूमते होगे कि मैं तुम्हें ऐसे देखूं। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर एक छोटा सा बच्चा जो अपने फादर का हाथ पकड़ा होता और कहता फादर मम्मा इतनी छोटी क्यों, ये तो मेरी उम्र की लग रही है, ये तो मुझसे छोटी है मुझसे। तब जो वांगजी था वो कहता है आज देखो बेबी ऐसा नहीं है, आई बैक देखो वो तुम्हारी मम्मा है, और तुम्हारी मम्मा का मैंने बताया था ना रीबर्थ हुआ है, तो वो छोटी है लेकिन वो तुम्हारी मम्मा है समझे। और जब वो बड़ी होंगी ना तब वो आके हमारे साथ रहेंगी ठीक है। और वैसे भी तुम कुछ बोलो मत, मैंने तुम्हारे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे आज तुम्हें लाया था यहाँ पे और फिर से नहीं लाऊंगा अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहे। तब आयरन कहता ओ ठीक है मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा। और ये कह के वो फिर चुप हो गया था। और इधर विंग को बस वांगजी देख देख के हंस रहा था और कहता सच में विंग सच में तुम बहुत बड़े ट्रबल मेकर हो, सच में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, कैसे कर सकते हो। और ये कह के जो वांगजी था वो बस हंसे जा रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था ये सब देख के। और वो कहता है सच में विंग मैं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था और सच में वांगजी को अच्छा लग रहा है विंग को ऐसे देख के। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, जो विंग है वो अब बड़ा हो चुका है, अभी वो 17 साल का हो चुका है। और विंग को दिखाते हैं अभी वो मार्केट में बस दौड़ रहा था, मतलब जैसे पहले की जमाने, मतलब पहले के जमाने नहीं है, कार्टून में जैसे मोगली नहीं उड़ता था वैसे ही विंग अभी उड़ रहा था। और विंग के पीछे पीछे जियानचंद डंडा लेके विंग बस मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मुझे पनिशमेंट दिलाते हो मदर से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। और विंग कह रहा था ओ जियानचंद मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ जियानचंद। और ये कहते हुए वो मार्केट में इधर उधर दौड़ रहा था और जियानचंद बेचारा उसके पीछे पीछे। और वो कहता सच में ये लड़का बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। और ये कहते हुए वो बस पीछे पीछे जियान बस वो दौड़े जा रहा था विंग के पीछे पीछे। और इधर जो विंग था वो अभी दौड़ ही रहा था, तब तक वो जाके एक गाड़ी से टकरा जाता है जो घोड़ा गाड़ी थी उससे। और कहता ओह मुझे चोट लग गई। तभी जियानचंद वहां पे आता है और कहता है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए समझे। और ये कह के वो बस अपने हाथों को ऐसे बांध के खड़ा हो गया था कि बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। और विंग कहता जियानचंद मुझे चोट लग गई जियानचंद। पर जियानचंद कहता मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे चोट में देख के, सच में सुकून मिला। और ये कह के वो जैसे विंग की तरफ अपना सर मोड़ता है वैसे देखता है कि विंग के पैरों से खून आ रहा। और ये देख के जियानचंद तो एकदम पैनिक करने लगता और कहता विंग तुम्हारे तुम्हारे पैरों में चोट लगी है विंग 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 विंग। और ये कह के वो जल्दी से विंग को अपनी गोद में उठाता और कहता है मुझे मुझे तुम्हें लेके जाना होगा। और ये कह के वो
एकदम लोटस पेयर में भागते हुए पहुँचता और वहाँ पे अपनी मदर को, सिस्टर को, सबको बुलाने लगता है और कहता है, "मदर, सिस्टर देखो, देखो मदर, मदर देखो पिंक को चोट लगी, बहुत खून बह रहा है, मदर देखो, मदर, मदर।" और ये ऐसे करके जियान एकदम छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था। और जैसे ही मैडम ये सुनती है, वैसे ही वो भागते हुए आती है कि आखिर में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि जियान इतना तेज-तेज से चिल्लाया जा रहा है। ये सोच के वो भागते हुए आती है और जब वो देखती है कि विंग जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे ब्लड है, वो देख के बस मैडम ये तो एकदम शन्न हो गई। उन्हें जैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करना ही भूल गई, उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई और वो वहीं गिरने लगी। तभी यानली आती है और यानली अपनी मॉम को पकड़ती है और कहती है, आची तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो, विंग को हीलर के पास लेके जाओ। और ये कह के वो जल्दी से मैडम यू को संभालती है और कहती है, मदर चलिए, हमें हमें देखना होगा मदर, चलिए। और ये कह के वो दोनों जाते हैं अंदर। अब वहाँ पर दिखाया जाता है हीलर के सामने विंग बैठा हुआ था और उसके पैर में बस एक कट लग गया था जिस तरह से ब्लड निकल रहा था। और उसको हीलर अच्छे से पट्टी उट्टी करते हैं और कहते हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें लेके जा सकते हो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी जो मैडम थी वो कहती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरे बच्चे को इतनी चोट लगी है और आप कह रहे हैं इसे कुछ नहीं हुआ है, आपने सही से चेक किया, आप एक हीलर भी है कि ऐसे फर्जी बैठे हुए हैं। तब जो हीलर था वो कहता, हाँ मैं इतने सालों से इनकी फैमिली को सर्व कर रहा हूँ और ये कह रही हूँ फर्जी। तभी जो जियान था वो कहता है, अरे वो क्या है ना, मेरी मदर थोड़ा पैनिक हो गई है। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तभी जो मैडम ही थी वो जाती है और कहती है, विंग बेबी तुम ठीक तो हो ना, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना विंग। तब विंग कहता है, मदर मैं एकदम ठीक हूँ, मदर मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता। तब मैडम ही उसे गले लगा लेती है और कहती है, ओह मेरा बेबी, तुम ठीक तो हो ना, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती विंग। तब विंग कहता है, मदर मैं एकदम ठीक हूँ और आप टेंशन मत लो। और ऐसे कह के वो बस शांत हो गया था और स्माइल किए जा रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी स्माइल देख के बस मैडम यू का दिल खुश हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मैडम यू को विंग की इतनी स्वीट सी स्माइल देख के रिलीफ मिल गया। और तभी वहाँ पे भागते हुए फैमियान आते हैं कि आखिर में विंग को क्या हो गया, क्या हो गया विंग को, क्या हो गया। और ऐसे कहते हुए वो सबसे पूछ रहे थे पर विंग की तरफ नहीं देख रहे। तभी जियान से कहता है, फादर विंग वहाँ है और विंग को देखिए, ना कि हमें पकड़ के ऐसे हिला दीजिए। और ये कह के वो अपने फादर को विंग दिखाता है। तब जो उसके फादर थे वो देखते हैं और कहते हैं, विंग बेबी तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है, फादर मैं एकदम ठीक हूँ, आप क्यों मेरी टेंशन ले रहे हो, मैं एकदम अच्छा हूँ। और ये ऐसे कह के वो कहता है, बस छोटी सी चोट थी। और ये कह के वो अपनी चोट दिखाता है। तब पेमियान कहते हैं, विंग तुम्हें ये छोटी सी चोट लगी, आओ मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के लेके जाऊंगा तुम्हारे रूम में। और ये कह के वो विंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे लेके जाते हैं उसके रूम में और वहाँ पे ले जाके लिटा देते हैं। और यहाँ पे जो विंग का रूम है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। इतना बड़ा रूम यानली और जियान को भी नहीं दिया गया है जितना बड़ा रूम विंग को है, क्योंकि विंग को भाई सर पे बैठाया जाता है, ना कि ऐसे। विंग सबके लिए एकदम जान है और विंग की रूम भी ऐसे ही है, एकदम अलग। तब जो विंग था वो अपने रूम में जाता और कहता है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, आप लोग को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब मैडम यूँ कहती है, विंग मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। तब विंग कहता है, मदर मुझे कुछ हुआ नहीं ना, तो आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। और ये कह के विंग अपनी मदर को समझाने लगता है कि वो एकदम ठीक है, वो टेंशन ना ले, वो इतना टेंशन काहे को ले रही है। और ऐसे कहते हुए वो समझाता है। और इधर जो मैडम होती है वो थोड़ा बहुत शांत भी होती है कि हाँ ठीक है उनका बेबी ठीक है। और फिर कुछ टाइम में वो मेड से सूप मंगवाती है और विंग को सूप पिलाती हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से कहानी सुना के सुला देती है और विंग भी सो जाता है एकदम अच्छे से। और जब वो सो जाता है तब मैडम उसके सर पे किस करती है और फिर वहाँ से बाहर आती है। और यहाँ पे अभी पूरी फैमिली डिनर पर बैठी हुई थी और जियाचन कहता है, मॉम वो ठीक है, आप इतना पैनिक क्यों करते हो। तब मैडम भी कहती है, जियाचन तुम नहीं जानते, मुझे बीइंग बीइंग मेरा बच्चा है और मेरी जान उसमें बसती है, अगर बीइंग को कुछ हुआ ना तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम लोगों को भी छोड़ूंगी नहीं। और तुम लोग कैसे बीइंग को देख रहे थे, तुम लोग बीइंग का ध्यान नहीं रख सकते थे जो उसे चोट लग गई। तब जो जियाचन था वो कहता है, मदर इसमें हमारी गलती कहाँ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और वैसे भी विंग की गलती है। विंग आखिर में वहाँ क्यों गया था, हमने तो उसे मना किया था ना कि ना जा विंग ना जा, लेकिन वो हमारी बात सुनता ही नहीं है। तब मैडम ये कहती है, कुछ भी हो लेकिन तुम्हें विंग का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा चंचल है और वो अपनी की चंचल आदत की वजह से वो कहीं मुसीबत में भी पड़ सकता है, इसीलिए जियाचन उसका ध्यान रखा करो, उसके साथ प्लीज़ हमेशा रहा करो। मुझे हमेशा विंग की टेंशन होती है, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो
कि मुझे विंग की कितनी टेंशन होती है। और ये कह के वो जियान को समझाती है और जियान कहता है ओके मदर, मैं समझ गया आप कहना क्या चाहती हो, मैं विंग का अब से बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो अपनी मदर को थोड़ा बहुत समझाता है और उसकी मदर मान भी जाती है कि हाँ ठीक है, अब से तुम उसका ध्यान रखना, और नहीं रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसा मतलब उनका लुक था, लेकिन वो कहते नहीं अपने मुंह से। और इधर जो जानती थी वो कहती है मदर अब आप टेंशन मत लो, विंग एकदम ठीक है। और विंग की टेंशन मत लो, विंग सो भी तो गया है, आप अभी को सुला के आई हो। तब मैडम कहती हाँ मैं अभी को सुला के आई हूँ विंग को, विंग सो रहा है। और हमें इधर दिखाया जाता है जो वांगजी था वो अभी खड़ा होके बस विंग को देखे जा रहा था और कहता ओ विंग तुम कितने ज्यादा बदमाश हो, तुम अपनी फैमिली को कैसे परेशान कर सकते हो, ऐसा कौन करता है विंग, तुम्हारी फैमिली तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उन्हें ही परेशान कर रहे थे। हाँ मुझे तो समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं, बस एक बार मुझे तुम्हारी लाइफ में आने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और ऐसे कहते हुए बस वांगजी सामने देखे जा रहा था और विंग अभी सो रहा था। तब वांगजी जाता है उसके बगल में बैठ जाता है और उसको गले लगा लेता है। हाँ वांगजी जो था वो एक हवा की तरह था, क्योंकि अगर भाई वांगजी अगर सच में आ गया ना तो यहाँ पे बवाल मच जाएगा, इसलिए वांगजी अभी यहाँ पे बस एक हवा है जो बस बह रहा है। और ये देख के मतलब ये वांगजी ऐसा है और वांगजी जाता है विंग को गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद वो बस वहाँ पर कुछ टाइम तक बैठा रहता है विंग के बगल में। और विंग को इतनी अच्छी नींद आती है सच में, विंग को बचपन से ये वार्मथ फील होती है बचपन से। वो जब भी सोता है तब उसे ऐसा लगता है कोई इंसान उसे हग करके सोया हुआ है, पर जब उसकी आंख खुलती है तब वहाँ पे कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो विंग पहले सोचता था क्या उसके पास कोई आता है सोने के लिए, लेकिन विंग ने कई बार पता करने की कोशिश की। तब विंग सोचता था लगता है उसका भ्रम ही होगा, और ये सोच के अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ सोने के बाद ये फीलिंग उसे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए वो अब वांगजी को अच्छे से गले लगा के एकदम कंफर्टेबल होके सो गया था। और वांगजी भी स्माइल कर रहा था। और हमें अब यहाँ से मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। मॉर्निंग के टाइम विंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है बेड पर से, वैसे ही मैडम यू आती और कहती है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं है, समझ गए ना, तुम बिस्तर से उठ नहीं सकते हो और चुपचाप यहीं पे पड़े रहो, और अगर तुम यहाँ से उठे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता पर मदर मुझे उठना है और आप जानती हूँ मैं ऐसे सोया हुआ तो नहीं रह सकता, मैं बोर हो जाऊंगा। तब मैडम कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे बोर हो चाहे ना हो विंग, पर तुम्हें नहीं उठना है तो नहीं उठना है चाहे जो हो जाए, और चुपचाप अपने बिस्तर पे पड़े रहो। और अगर बिस्तर पे नहीं पड़े रह सकते तो देख लेना तुम फिर भूल जाना कि तुम्हें 1 महीने तक मैं घर से बाहर निकलने दूंगी। और ये कह के वो विंग को घूरने लगती है। और इधर जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं पड़ा रहूंगा। और ये कह के वो सो जाता। और इधर जो वांगजी था वो खड़ा होके वही विंग के बेड के पास खड़ा होके बस हंसे जा रहा था, क्योंकि जो वांगजी की आवाज़ है वो विंग को आने वाली तो है नहीं अभी। तो अभी जो विंग था वो बस मुंह बना के बैठा हुआ था और इधर वांगजी बस हंसे जाते कि सच में विंग तुम कितनी क्यूट लग रहे हो, तुम पहले भी ऐसे करते थे, तुम जो बैठा तो जाता है नहीं, तुम्हारी आदतें बिल्कुल नहीं बदली विंग, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वांगजी हंसता जाता। तभी मैजिक से उसके बगल में उसका बच्चा आता और कहता है फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप रोज रोज मदर के पास आ जाते हो और मुझे मुझे वहां पे छोड़ देते हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो फादर, मुझे भी लेके आया करो, मैं पता है कितने मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है आयवन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ चुपचाप, तुम्हारी क्लासेस है ना आज, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने अपनी क्लासेस अच्छे से नहीं की तो देख लेना बहुत बुरा होगा। और ये कह के वो आयवन को देखता है। तब आयवन कहता है हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यहाँ पे रहना है फादर के पास, मुझे बस आपके पास रहना है और मदर को देखना है। तब जो वांगी था वो अपनी बेबी को गोद में उठाता है और वहाँ से लेके गायब हो जाता है, क्योंकि अभी आयवान को जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। पढ़ाई ऐसे थोड़ी ना वो छुड़वा सकता है, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, और इसलिए वो लेके चला गया। और इधर जो आयवान था वो कह रहा था मुझे नहीं जाना, मुझे मदर के पास जाना, मुझे नहीं जाना। पर बच्चे की आजकल कौन ही आजकल क्या पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने जमाने से बच्चे की कौन ही सुनता है, बच्चे को एक बच्चा ही समझा जाता है, कभी वो होशियार नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे जो आईवान है उसे भी होशियार नहीं समझा जाएगा, उसे भी ले जाके वांगजी जबरदस्ती क्लास में पटक आता है। और अपने जब बाहर निकल रहा था तभी वहां पर जो वांगजी के मदर थे वो कहती है वांगजी तुम यहाँ पे तुम गए थे बीन के पास, वांगजी तुम बीन के पास जाना बंद करो, पहले अपना काम करो, समझ गए। तब वांगजी कहता पर मदर आप जानती हो कि बीन के साथ अब मुझे रहना, और मैं अब बस बीन की लाइफ में जाना चाहता हूँ कैसे भी करके, जैसे मैं बीन को सब कुछ याद दिला सकूं। तब मैडम
जो मिसेस लाती वो कहती हाँ वांग जी मैं जानती हूँ, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया। तुम जानते हो ना कि विंग जब 21 साल का होगा तब तुम उसे याद दिलाओगे, तभी याद आएगा, और अभी तुम्हें बस विंग को दूर से देखना है। तब वांग जी कहता नहीं बता, अब मैं विंग के पास जाने के लिए सोच लिया मैंने। मैं अब विंग के लाइफ में जाऊंगा, जैसे जब वो 19 का हो तो उससे पहले उसे मुझसे प्यार हो गया है, और वो फिर मेरा हो जाए, बस मेरा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो उसकी मदद थी वो कहती है ठीक है तुम जैसा सोचो वैसा ही सही, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वांग जी ने सोच लिया था कि वो विंग के मॉम डैड को भी बता देगा, जो मतलब जो कल्टीवेट मतलब यार क्या कहते हैं जो इमोर्टल है उन माँ बाप को बता देगा कि वो वांग जी जा रहा है विंग की लाइफ में रहने के लिए। और वो जाके बता भी देता है उन लोगों को, और वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है वांग जी तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जाओगे कैसे। तब वांग जी कहता है उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। और ये कह के वो बस एक चुटकी बजाता है और वहां से गायब। और वहां से अभी वांग जी जा चुका था, और इधर हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो वांग जी है वो अभी पहुंच चुका था एक जंगल में, और वहां पर वांग जी खड़ा था, और खड़ा होकर वो सामने देख रहा था कि एक इंसान जो अभी पेड़ पे सोया हुआ है, और सोते हुए वो बस गहरी नींद में कुछ सपने देख रहा है, पता नहीं, लेकिन हाँ स्माइल तो कर रहा है। और वांग जी उसके सपनों में जा सकता है, लेकिन वांग जी अभी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसको अपने प्लान को अंजाम देना है। और अगर वो सपने के चक्कर में पड़ गया ना तो उसका प्लान सब धरा का धरा ही रह जाएगा, यही वांग जी सोचता है। और वो फिर उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हाँ उसे अब करना ही होगा। और ये सोच के वो जाता है एक पेड़ के पास, और वहां पे जाके उस पेड़ से लड़ जाता है, और उसके सर पे चोट लग जाती है। वो अपना कपड़ा खुद से फाड़ देता है, उस पे नाखून मार देता है बड़े बड़े, जैसे लगता है कि किसी जानवर के पंजे ने मारा। और ये सब करने के बाद वो भागता हुआ आता है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज कोई तो बचाओ प्लीज। और ऐसे वांग जी चिल्ला रहा था, और जब विंग के कानों में ये आवाज आती है तब वो उठता है। वो पेड़ पे सोया था, और तभी वो जो जियानचंद था उसको भी जगा था, और कहता है आचिंग यहाँ पे कोई चिल्ला रहा है आचिंग। तब जियानचंद कहता है हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है, चलो देखते हैं। और ये कह के वो दोनों उतर गए। जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं वैसे ही देखते हैं एक इंसान जो व्हाइट रोब्स में है, उसके बाल खुले हुए हैं, और उसके फेस पे ब्लड लगा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी में ब्लड है, उसके सफेद कपड़ों में भी ब्लड लगा हुआ है। ये देख के विंग और जियानचंद हैरान हो जाते हैं कि आखिर में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। ये सोच के वो लोग वहां पे जाने लगते हैं और कहते हैं हे तुम ठीक तो हो ना, हे हे तुम्हें क्या हुआ है, तुम हे हेलो। और ये कह के वो जाते हैं वहां पे, और तभी जो वांगजी था वो बेहोश हो जाता है, वहीं वांगजी नॉकआउट। अभी जो विंग था और जियानचंद था वो लोग देख रहे थे, और विंग कहता है जियानचंद हम क्या करें, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तब जियानचंद कहता है विंग इसकी बॉडी पे तो बहुत सारे चोट है, देखो मुझे लगता है इसे किसी जंगली जानवर ने घायल किया है, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। तब जो विंग था वो कहता है हाँ जियानचंद तुम सही कह रहे हो, चलो हम इसे घर पे लेके चलते हैं, हम वहाँ पे हीलर को दिखाएंगे। तब जियानचंद कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर मदर को पता चला कि हमने कुछ भी गड़बड़ की है तो वो हमें पनिश करेंगी। तब विंग कहता है जियानचंद ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पनिशमेंट से डर गए, तुम्हें नहीं पता कि एक इंसान की जान बहुत ज्यादा कीमती होती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जियानचंद, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तब जियानचंद कहता है हे विंग फालतू बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। और ये कह के वो पकड़ लेता है वांग जी को, और वो दोनों कैसे भी करके घिसराते हुए मतलब खींचते हुए उसके पैर बस घिसरा रहे थे, नहीं तो वो दोनों अपने कंधे पर वांग जी का हाथ रखे हुए थे, और दोनों लेके पहुंचते हैं अपने घर के दरवाजे पर। और वहां पहुंचने के बाद वो वहीं पे हीलर को बुलाते हैं, और हीलर आता है और दो सैनिकों के साथ लेके जाता है वांग जी को अंदर। और वांग जी की जो बॉडी पे पूरे चोट लगे हुए थे, सर पे चोट लगे हुए थे, उसे वो हीलर ट्रीट करने लगता है, और ट्रीट करते हुए कहता है तुम तुम ठीक हो ना, बस। और ये मतलब क्या है बीइंग कहता है तुम ठीक तो है ना। और ये कहते हुए वो देख रहा था, तभी जो हीलर था वो कहता है इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट आई है और हम इसका उपचार कर रहे हैं, आप अभी शांत रहिए। तब जियानचंद कहता है बिंग तुम शांति रहा करो, तुम बोलना मत करो, देखो उन्हें भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तब बिंग कहता ओह जियानचंद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं किसी को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, मैं बस पूछ रहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जियानचंद। तब जियानचंद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, तुम शांत रहो, तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा जाते हो विंग,
तब फिर कहता हाँ मैं घबरा रहा हूँ, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो चाचा। तुम जैसे कहता हाँ हाँ जो भी हो बस। और ये कहता है कि वो हंसने लगता है। तब जो पिंक था वो कहता हाँ तुम कितने पत्थर दे लो, इस इंसान को चोट लगी और तुम हंस रहे हो जियानचंद, शर्म करो जियानचंद शर्म करो। और ऐसे कहते हुए वो जियानचंद को ऊपर से नीचे तक घूरता है और इधर जियानचंद कहता है हाँ समझ गया, मुझे शर्म करनी चाहिए। और ऐसे कह के वो बस मुंह बनाता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है आगे। और इधर जब वांगजी का ट्रीटमेंट हो जाता है तब हीलर बताते हैं कि अभी ये ठीक है, अभी कुछ टाइम में इसको होश आ जाएगा। और ऐसे कह के हीलर वहां से चले गए थे। और इधर जो विंग था वो अब वहीं बैठ चुका था और वांगजी को बस देखे जा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो इस इंसान को क्या करे। और यही वो सोच रहा था कि आखिर में इस इंसान को चोट कैसे लगी। और ये कहते हुए वो बस सामने देखे जा रहा था वांगजी को, और वांगजी अभी सोया हुआ था। और इधर जो जियानचंद था वो कहता है बी अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो हम चलते हैं। तब पिंक कहता है नहीं जियानचंद, हमें यहाँ पे रुक के देखना चाहिए इसको, कहीं कुछ हो ना जाए। तब जियानचंद कहता है पिंक तुम पागल हो चुके हो क्या, इसे कुछ नहीं होगा, और अगर तुम नहीं गए ना तो हमें कुछ हो जाएगा। तुम जानते हो हम यहाँ पे 2 घंटे से हैं, और मदर तुम जानते हो मदर को, मैं ना पहुंचूं वो ठीक, लेकिन अगर तुम नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी भाई मेरी बात मानो और चुपचाप यहाँ से चलो, नहीं तो हम दोनों को खतरे में आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तुम तो बच जाओगे लेकिन पनिशमेंट तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी। और ये कहते हुए जियानचंद इतना बकर बकर कर रहा था कि विंग को इरिटेटेड फील होता। और वो कहता है हाँ जियानचंद तुम कितना ज़्यादा इरिटेट करते, चलो मैं चलता हूँ। और ये कह के वो वांगजी के ऊपर एक चद्दर डाल देता है, अच्छे से उसे उड़ा देता है। फिर उसके बाद वहाँ से जियानचंद के साथ निकल गया था। और इधर विंग के जाने के बाद वांगजी अपने आंखों को खोलता है, और आंखें खुलने के बाद वो बस जिस तरफ विंग गया था उस तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और कह रहा था विंग विंग फाइनली फाइनली अब मैं तुम्हारे घर में आ चुका हूँ, और बस बस मुझे इस घर में रुकने का एक और मौका चाहिए, बस मौका चाहिए, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे अपने प्यार में डालता हूँ। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है। और इधर जो विंग था वो अब आ चुका था अपने घर पे। और जब घर पे आता है तब उसकी मदर सामने बैठी हुई थी, जो देखता है विंग और कहता है मदर क्या हुआ आप ऐसे। तब मैडम ये कहती है विंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान हुई और तुम कहाँ पे घूम रहे हो। तब विंग कहता मदर मैं कहीं घूम नहीं रहा था, एक्चुअली मैं मुझे ना एक इंसान मिला था जो बहुत ज़्यादा जख्मी था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तब मैडम ये कहती है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम किसी और की हेल्प करने कैसे जा सकते हो, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित रहती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तब जो विंग था वो कहता अरे मदर शांत शांत, मैं एकदम ठीक हूँ, और मेरे साथ जियानचंद भी था, हम दोनों ने मिलकर उस इंसान की हेल्प की है, तो आप टेंशन मत लो, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और आपको पता है हम उसे हीलर के पास छोड़ गए, हीलर ने कहा उसे बहुत चोट लगी है, उसका ब्लड लॉस भी हुआ, लेकिन वो अभी बेहोश है, और हम सोचा उससे मिलने जाएंगे। तब मैडम ने कहा नहीं, कोई भी जरूरत नहीं किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ, तो तुम नहीं जाओगे। और वैसे भी अगर उसे देखना ही होगा तो हीलर देख लेगा, तो उसकी टेंशन मतलब मैं हीलर से कह दूंगी उसका ध्यान रखने के लिए। तब वो पिंक कहता है मदर आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं चला जाऊंगा उसको देखने के लिए, और वैसे भी उसको चोट लगी है, और जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे, और बताइए हमारे जंगल में उसे चोट लगी, कहीं वो यहाँ का हो भी ना और उसे फालतू में मुफ्त की चोट लगी तो ये कितना बुरा होगा मदर, तो मुझे उसका ध्यान रखवाना चाहिए ना। तो मैडम ने कहती है विंग मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, बस तुम यहीं पे रहोगे, और मैं उसका ध्यान रखवा लूँगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो बस विंग को घूरती, और विंग शायर करता है क्योंकि वो जानता है उसकी मदर उसकी बात सुन ही नहीं सकती है। विंग कुछ कहे और उसकी फैमिली मान जाए कभी नहीं हो सकता है, सब लोग बस उसे एक छोटा बच्चा ही समझते रह जाते हैं। हाँ, और ये सोच के विंग बस मुंह बनाता है, लेकिन अफसोस की बात अभी विंग कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो विंग था वो अभी रात के टाइम निकल चुका था अपने रूम से उस इंसान को देखने के लिए कि आखिर में वो इंसान ठीक है कि नहीं है, क्योंकि विंग का दिल नहीं मान रहा था, उसका मन करता वो जाके एक बार देख ले। तब विंग वहाँ से निकलता है और जाने लगता है, और तभी पीछे से वो सोचता है कि कोई आ रहा है और वो छुप जाता है, लेकिन थैंक गॉड उसकी फैमिली नहीं थी, वहाँ पे एक सैनिक था जो बस घूम रहा था। रात में देते हैं, रात में जैसे घूम घूम कर पेट्रोलिंग करते हैं तो वैसे ही वो कर रहा था। और भी
कहता हाँ थैंक गॉड ये है, मेरी मदर होती ना तो मुझे करने नहीं देती। और ये कह के वो जल्दी से निकलता है और फिर चला जाता है हीलर के जहाँ पे वांगजी था। और वांगजी जब से विंग गया तब से बस बैठ के यही सोच रहा है कि विंग चला गया, वो रुका भी नहीं। वांगजी को विंग से मिलना है लेकिन विंग अभी यहाँ से जा भी नहीं सकता है, सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी, यही वो सोच रहा था। और बैठा हुआ था मुंह फुला के, और तभी उसे महसूस होता है कोई आ रहा है। ये महसूस करते ही वो सीधा सो जाता है बिस्तर पे। और तभी वहाँ पे विंग आता है और कहता है ओह थैंक गॉड कि तुम ठीक ठाक हो और तुम अभी होश में नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। और ये कह के वो वांगजी के सर पे हाथ रखता है और कहता है हाँ तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। और ये कह के वो वांगजी को अच्छे से चेक करता है और चेक करने के बाद वो फिर कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और ये कह के वो बस वहाँ से निकल चुका था। और इधर जो वांगजी था वो बस सामने देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई आया और ऐसे उसे उसके सर पे उसके बुखार को चेक करके चला गया। तब वांगजी की जो बॉडी थी वो एकदम फ्रीज हो गई थी, उसकी बॉडी में एकदम रिएक्शन होने लगे थे। उसकी बॉडी मतलब उसको शॉक लग गया था, जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट लग चुका था। जैसे ही विंग ने उसके ऊपर अपने हाथ को रखा था और वांगजी जब फील करता कि विंग जा चुका है तब वो अपनी आंखें खोलता और कहता हाँ विंग, विंग तुम चले गए, थैंक हाँ विंग। और ऐसे कहते हुए वो सामने देख रहा था जहाँ से विंग जा चुका है। पर अभी वांगजी उसी तरफ देखे जा रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं विंग जब अपने रूम में आता है तब उसे थोड़ी शांति महसूस होती है, क्योंकि अभी तक उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे अजीब सा बेचैनी, घबराहट, पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था जो विंग को नहीं समझ में आता। और विंग का बार बार मन कर रहा था उस इंसान को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं। बार बार बस वांगजी के ही बारे में उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर उसको कुछ हो गया तो मतलब हमेशा ख्याल उसी का था कि उसको कहीं कुछ हो ना गया हो। तब वे इसीलिए गया था। लेकिन अभी जब वो देख के आया तब उसके दिल को एक शांति मिली, एक सुकून फील हुआ कि चलो वो इंसान अभी ठीक है। और ये सोच के उसके फेस पे स्माइल आ चुकी थी। और दोनों मतलब अब वे अपने बिस्तर पे जाके सो चुका था एकदम आराम से चिल मोड में। और इधर हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके अभी जो वांगजी था वो बैठा हुआ था और वो बस देखे जाता। तब वहाँ पे हीलर आते हैं और वो वांगजी से कहते हैं तुम उठ गए, चलो अच्छा हुआ तुम उठ गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। और ये कह के वो वांगजी के लिए कुछ बन और सूप खाने को देते हैं। और वांगजी उस खाने को खाता है। और ये खाना एकदम सादा ही था जैसा वांगजी खाता है, क्योंकि अभी वांगजी की तबीयत खराब है तो वांगजी मसाले तो खा नहीं सकता, इसलिए वांगजी को ये खाना दिया गया। पर क्या पता हीलर को कि वांगजी हमेशा यही खाता है। और हीलर तभी कहते हैं देखो तुम्हें कुछ दिन तक सादा खाना ही खाना होगा, तुम कोई भी खाना ऐसे ही नहीं खा सकते हो, तुम्हें अभी सादा खाना कुछ दिन तक खाना होगा क्योंकि तुम्हारे पेट में भी चोट लगी थी और इससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो बस अपना सर नोट कर देता और चुपचाप खाने लगता है। और इधर हमें दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके जो विंग था वो मॉर्निंग में उठता है। और उठने के बाद वो सीधा आता है टेबल पे और कहता है मॉम, मॉम मैं जा रहा हूँ उस लड़के को देखने के लिए, क्या वो होश में आया कि नहीं। तब मैडम ने कहती है विंग तुम्हें इतनी जाने की क्यों पड़ी है, मैं कह रही हूँ ना कि उसका ध्यान रख लिया जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। पर नहीं तुम्हें ही जाना है, तुम क्यों जाना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है पर मदर मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाना, मुझे देखना है कि आखिर में वो ठीक है कि नहीं। तब मैडम ने कहती विंग मैंने कहा ना कि वो इंसान एकदम ठीक है और तुम उसकी टेंशन मत लो, वो एकदम ज़्यादा अच्छा है, भला चंगा है। तब विंग कहता है मदर मुझे देखना है और आप जल्दी से उसके लिए सूप या फिर कुछ भी पैक कर दो, मैं उस इंसान के लिए लेके जाऊंगा। तब जियाजी कहता है विंग तुम क्या करना चाहते हो, जरा मुझे समझाना। तो तब विंग कहता कुछ नहीं जियान, बस मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। उसे चोट लगी थी ना। और ये कह के वो कुछ सूप और बंस लेता है और उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे उसकी फैमिली उसे रोकती जाती है पर जो विंग था वो रुकता ही नहीं है और वो वहाँ से जा चुका था। और इधर जो मैडम थी वो कहती है जियान आखिर में ये इंसान है कौन जिसके पीछे विंग इतना दीवाना हुआ पड़ा है। तब जियान कहता है मदर मुझे भी नहीं पता, ये इंसान हमें बस जंगल में मिला था। तब मैडम ने कह दी अच्छा ठीक है हमें भी जाके उससे मिलना चाहिए। और ये कह के वो भी जियान और यानली के साथ निकल चुकी थी, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना होने देंगे उनका बच्चा जिसके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है वो कैसा है, तो उन्हें देखना पड़ेगा ना। और ये सोच कर वो वहाँ से निकलती हैं। और इधर विंग को दिखाते हैं। विंग जब अंदर पहुंचा था तब देखता है कि वांगजी अभी बैठा हुआ है और वो मेडिटेशन कर रहा है। विंग को तो यही लगा क्योंकि उसकी आंखें बंद है, वो एकदम ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तब विंग जाता है और जैसे वहाँ पे खटपट करता है वैसे ही
वांगजी की आंखें खुल जाती हैं। वांगजी को तो भाई पहले ही महसूस हो गया था कि ये विंग ही है। तब जो विंग था वो कहता उफ मुझे माफ कर देना, तुम वो मेडिटेशन कर रहे थे ना, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना लाया था, क्या तुम इसको खाना पसंद करोगे? तब वांगजी अपना सर हिलाता कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, वो विंग के हाथ का खाना काहे नहीं, क्या क्यों क्यों वो मिस करेगा, ये वो सोचता है। और फिर वो सामने देखता है और विंग उसके सामने कुछ खाने को रख देता है और वांगजी उस खाने को देखता है और विंग को देखता है और कहता है कि मतलब विंग नहीं, वांगजी कुछ नहीं कहता, बस वो देख रहा था। तभी विंग कहता तुम मुझे नहीं जानते, एक्चुअली ना कल तुम जब जंगल में भाग रहे थे तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने भी वो शियान ने तुम्हारी हेल्प की थी, समझ गए? और ये कह के वो सामने देखता है पर वांगजी का जीरो रिएक्शन, वांगजी कुछ वांगजी की तरफ से जब विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देखता है तब वो कहता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसे ही बैठे हुए हो। तब जो वांगजी था वो कहता तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो विंग था वो कहता हाँ मैं मुझे अब सब कुछ समझाना होगा। और ये कह के वो वांगजी को देखता है और कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मिले हो जंगल में, जहाँ पे मैं अपनी नींद फरमा रहा था, जहाँ पे मैं आराम कर रहा था, पर तुमने आके मेरे आराम को खराब किया। और तुम अभी मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तब जो वांगजी था वो कहता है पर मुझे कुछ कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरा मेरा सर, मुझे कुछ याद। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हें याद नहीं है कि तुम कैसे है? तब वांगजी कहता है नहीं नहीं, मुझे मुझे और सब तो याद है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम वांगजी है, पर मुझे याद नहीं यार मैं यहाँ कैसे आया। तब विंग कहता अरे बुद्धू तुम्हें मैं लेके आया हूँ, तुम इतनी उम्र उसके अल्फा हो के और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो। ओह माय गॉड। और ऐसे कह के विंग बस मुंह बनाता है लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो वांगजी था वो बस अपना सर नीचे कर लिया था। तभी विंग कहता हाँ ठीक है, ज़्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको खा सकते हो। और ये कह के वो सामने दे देता। और वांगजी जब उस फूड को देखता है तब वो कहता है क्या ये मुझे खाना होगा, क्योंकि जो सूप था उसमें पूरा लाल लाल मिर्ची दिख रही थी, जो देख के वांगजी की तो भाई पारा चढ़ रहा था कि उसे ये खाना होगा। सच में अगर वांगजी ने ये खाया ना तो वांगजी उठने के लायक नहीं रह जाएगा, ये तो उसे विश्वास हो चुका था यार, एकदम कंफर्म। लेकिन क्या करें बेचारा, प्यार में सब कुछ जायज है। तो वो कहता है मैं ये खा लूँ ना पक्का? तब विंग कहता हाँ पक्का, ये मैं तुम्हारे लिए चुरा के लाया हूँ, चुपचाप खाओ इसे। और जैसे ही खाने वाला था वांगजी अपने दिल पे पत्थर ईंटा सब कुछ रखे, वैसे ही वहाँ पे मैडम न्यू आती है और कहती है विंग तुम यहाँ पे आ गए, हम तुम्हारे लिए कितना परेशान होते और तुम यहाँ पे आके बैठे हुए, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? तभी जो विंग था वो कहता मदर आप यहाँ पे, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी थोड़ी देर में आके फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तब मैडम ये कहती है हाँ रहने दो विंग रहने दो, मैं देख चुकी हूँ तुम कैसे ब्रेकफास्ट करने वाले हो, तुम यहाँ पे आके बैठे हुए हो। तब जो विंग था वो कहता मदर मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ आके बैठा हुआ, पर मेरी भी बातें समझो ना मदर। तब जो मैडम थी वो कहती है क्या यही वो लड़का है? तब विंग कहता हाँ मदर यही वो लड़का है। और जब वांगजी उन लोगों को देखता है तब वांगजी थोड़ा नर्वस होता है, उसे थोड़ा-सा अजीब लगा था, लेकिन हाँ, वो अपने आप को सँभालता है और वो अच्छे से वो करता है। तब मैडम ये कहती है, "तुम कहाँ से आए हो? तुम कौन हो?" तभी जो वांगजी था, वो सोच रहा था कि वो क्या ही बताए, इस बारे में तो उसने सोचा नहीं। पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बताता है कि वो पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर से एक राज्य से आया है, जिस राज्य का नाम लैन क्लैन है। और वो वहाँ से आया है, वहाँ से उसे राज्य निकाला दे दिया गया है। तब जो वांगजी था उसकी बात सुन के मैडम ये कहती आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तब जो वांगजी था वो अपना बहुत ही सैड चेहरा बनाता है, अपनी आंखों में आंसू भरता है और कहता है वो कुछ नहीं किया है, बस उसकी उसका प्यार उसके पास नहीं है और उसकी फैमिली उसे नकारा समझती है और उसे घर से बाहर निकाल दी कि वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बस इधर उधर भटक रहा है। तब विंग कहता है इसमें कौन सा लॉजिक है? लेकिन जो मैडम थी वो कहती है पर हमें तुम्हें बातें समझ में नहीं आई, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जो वांगजी था वो कहता है मैं मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी फैमिली मुझे निकाल दी है, मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे कोई रखने को भी तैयार नहीं है। क्या क्या आप मुझे रख सकते हो? मैं सारे काम कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, प्लीज़ प्लीज़
आप लोग यहाँ पे मुझे रख लो, मुझे कुछ काम दे दो, मैं सारे काम कर लेता हूँ, हर एक काम में मैं निपुण हूँ, मेरे अंदर हर गुण है, बस मेरी फैमिली मेरी कदर नहीं जानती है, नहीं जानती। और ऐसे कह के वांगजी एकदम रोने जैसा फेस बना लेता है, एकदम उसकी आंखों से भाई आंसू भी गिरने लगे थे। सच में वांगजी अपने आप को शाबाशी देता, क्या खतरनाक उसने एक्टिंग सीख ली है विंग के साथ रह के। चलो फाइनली ये एक्टिंग काम आ रही है। तब जब मैडम होती है वो कहती अरे अरे तुम रो मत, तुम क्या हो अल्फा। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मैं अल्फा हूँ, और मैं यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह भी रह सकता हूँ। और ये कह के वो उठने लगता है बिस्तर पर से, पर वांगजी फिर से कहता मेरा 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 जो चोट है वो दर्द कर रहा है। तभी जो हीलर थे वो आते हैं और कहते हैं अरे तुम क्यों उठने लगे बच्चे, तुम्हें नहीं उठना चाहिए था, और तुम्हारा जो चोट है वो फिर से खुल जाएगा, तुम बस पड़े रहो। तब मैडम भी कहते हाँ हाँ तुम पड़े रहो, ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, पर ठीक होने के बाद तुम्हें सारा काम करना होगा, जो काम तुम्हें दिया जाएगा। तब वांगजी कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महारानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तब जो मैडम थी वो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ मत कहो, तुम्हें बस काम करना होगा, बस मैं ये बता देती हूँ, और काम में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, पनिशमेंट से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ऐसे कह के मैडम ये वहाँ से जा चुकी थी, और इधर जो वांगजी था वो खुश हो गया था, चलो फाइनली कि उसका एक काम तो हो गया। और इधर जो विंग था वो बस वांगजी को देखे जा रहा था और कह रहा था क्या सच में तुम यहाँ पे काम कर लोगे। तब वांगजी कहता है जी राजकुमार। तभी विंग कहता है अरे अरे मुझे 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 राजकुमार कहने की जरूरत नहीं है, वो मैं हूँ लेकिन तुम कह नहीं सकते हो। और ऐसे कहते हुए विंग अपने बालों को खुजला रहा था और हंस रहा था। तभी जियान जो कहता है कि होए पगली चल यहाँ से। तब जो विंग था वो कहता है जियान सर मेरी रिस्पेक्ट किया करो, ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, पर तुम हो जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। सच में जियान मुझे तुम बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो, बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो जियान, हद से ज़्यादा। और ऐसे कह के विंग वहाँ से जाने लगता है, और इधर जियान कहता हाँ इसकी नौटंकी फिर से शुरू हो गई। और ये कह के वो बस बीन के पीछे पीछे चल देता है, और बीन आगे आगे, और यहाँ से ये लोग चले गए थे। तब वांगजी कहता है हाँ चलो मैं बच गया, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे अब सो जाना चाहिए। ऐसे कह के वांगजी बिस्तर पे लेट जाता है, लेकिन उसके सामने उसका बच्चा आके खड़ा था जो कह रहा था फादर आप मामा के साथ अकेले कैसे रह सकते हो, मुझे भी लेके आना था। तभी जो वांगजी था वो कहता है बेबी अगर मैं नहीं आता ना अकेले तो तुम्हारी मम्मा किसी और की हो जाएगी, और फिर हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, तो चुपचाप तुम जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मा को अगर सब कुछ याद आ गया तो मैंने तुम्हें बताया ना तुम्हारी मम्मा कैसी है, तुम्हारे ऊपर भी डंडे बरसाएगी और मेरे ऊपर भी डंडे बरसाएगी, तो यहाँ से तुम निकल लो, और अगर नहीं निकलना चाहते तो बताओ मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ जैसे तुम फिर यहाँ पे ना आ पाओ। तब जो आयरन है वो कहता है फादर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप हमेशा मुझे निगलेक्ट क्यों करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तब जो लैन मुझे वो कहता है अरे मैंने तुम्हें निगलेक्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया है आयरन, तुम चुपचाप जाओ अपना काम देखो, और यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, समझ गए। और ये ऐसे कह के वो आयरन को वहाँ से भेज देता, और इधर आयरन बेचारा मुंह बना के चला आता है अपनी ग्रैंडफादर के पास, और वहाँ पे वो बताता है। तब उसके ग्रैंडफादर समझाते हैं कि आयवान अगर तुम ऐसे जाते रहे तो गड़बड़ भी हो सकती है, और वैसे भी ये सब बस वांगजी ही याद दिला सकता है, और अगर तुम ऐसे गए और किसी दिन विंग ने तुम्हें देख लिया तो वो पूछने लगेगा, फिर वांगजी क्या बताएगा कि तुम उन दोनों के बच्चे हो, और विंग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा आयवान क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानता है। और ऐसे कह के फैमिली जो थी वो समझाती है थोड़ा बहुत आयवान को, और आयवान ये सारी बातें समझ भी जाता है, और वो मान भी जाता है कि ठीक है अब वो नहीं जाएगा, वो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा। और यहाँ से अब हमें दिखाया जाता है विंग और वांगजी की तरफ का सीन। वांगजी भाई बैठा हुआ था और उसके सामने खाना था जो वो खा रहा था, और अभी वांगजी को आराम करते हुए 2 दिन हो चुके हैं, और वहाँ पे जो विंग वो आता है और कहता है क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुआ, तुम कितनी धीरे धीरे ठीक हो रहे हो, सच में मुझे बड़ा बोरिंग लग रहा है। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता तुम कहना क्या चाहते हो। तब वांगजी की तरफ विंग मुड़ता और कहता अरे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है ठीक होने में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तुम
इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है? तब जो वांगी था वो कहता है तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती क्या है इसमें? मुझे टाइम लगेगा ही ना, मुझे इतनी चोट लगी है। तब विंग कहता है हाँ, तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे सामने किसी और की ज़ुबान इतनी तेज़ कैंची की तरह चले। तब जो वांगी था वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर विंग ने गुस्से में उसे यहाँ से निकाल दिया तो वो क्या ही कर लेगा? तो इसीलिए अभी वो शांत हो गया था और वो माफ़ी माँगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, जो मैंने आपके सामने अपनी जुबान को लंबा किया, मतलब खोला। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और वैसे विंग फिर वहाँ से चला जाता है और इधर विंग के जाने पर वांगी कहता है मेरे ऊपर तो अलग अलग मुसीबत है, मैं क्या ही करूँ। और ये सोच के वो बस अपने आप को समझाने लगता है कि वांगी तुझे ये सब झेलना ही होगा, तूने अपनी किस्मत में लिखा हुआ है तो तू झेल, क्योंकि विंग तेरे लिए इतना किया और तू विंग के थोड़े से टेंट्रम्स नहीं झेल सकता। अगर तू नहीं झेल सकता तो तू उससे प्यार करने के लायक नहीं है। वांगजी ये कह के अपने आप को मोटिवेट करता है कि हाँ, वो झेल सकता है, वो प्यार करने के लायक है। और हमें अब यहाँ से दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद, डायरेक्ट 1 हफ्ते बाद अभी जो वांगजी था वो फरमियान के सामने और मैडम यू के सामने खड़ा था और उससे फरमियान पूछ रहे थे तुम कर क्या सकते हो। तब जो वांगी था वो बताता है कि वो घर की साफ सफाई ये सब कर सकता है, उसे आता है। तब फरमियन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अब से बस घर का काम करोगे, घर की साफ सफाई और गार्डन, जो मतलब उनके जो छोटे छोटे गार्डन होते थे उसमें, मतलब हर रूम के पास गार्डन होता था तो उसका साफ सफाई सब कुछ, पौधे लगाना, किचन में काम, ये सब वांजी करेगा। और वांजी मान जाता है कि हाँ वो सब कुछ कर लेगा और ये कह के वो करता है। और फिर हमें यहाँ से अब दिखाया जाता है वांजी अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था और अभी वो पोछा लगा रहा था। तभी विंग वहाँ पे आता और देखता और कहता है वांजी तुम पोछा लगा रहे हो? तब वांजी कहता है जी जी राजकुमार। तब विंग कहता है अरे तुम मुझे राजकुमार क्यों कह रहे हो? मैं तब जो वांगजी था वो कहता है क्या? तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं, तुम मुझे राजकुमारी बोलो। और ये कह के वो ऐंठ के चला जाता है और वांगजी उसे देखता है और कहता है हाँ कुछ भी। और ये कहते हुए वो बस साफ सफाई करने लगता है। और अभी वांगजी साफ सफाई कर रहा था और उसे अभी साफ सफाई करते हुए 3 दिन हो चुके थे, पर 3 दिन से विंग उसके सामने नहीं आया था। और वांगजी ने पता करने की कोशिश की पर उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर में विंग कहाँ गया है। विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि विंग कहाँ गया, लेकिन उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। और वो सोच रहा था कि क्या हुआ, विंग को ज़मीन खा गई कि आसमान निगल गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। और तभी 3 दिन के बाद चौथे दिन उसे अचानक से विंग की आवाज़ आती है कि हमने बहुत मस्ती की आचिंग, सच में मुझे बड़ा मज़ा आया आचिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ऐसे कहते हुए वो कूदते-फांदते अंदर आ रहा था। और तभी वांग जी उसकी आवाज़ जब सुनता है तो वो जल्दी से बाहर की तरफ जाता है और वो देखता है कि विंग कूदते-फांदते हुए आ रहा है। पर तभी जो दरवाजे की चौखट थी उसमें विंग का पैर फँसता है और वो गिरने लगता है। और जब तक जो जियान चैन नहीं पहुँचते तब तक वांग जी वहाँ पे पहुँच गए, विंग को पकड़ लिया था। और विंग को ऐसे स्टाइल में वांग जी ने पकड़ा हुआ था जिसको देख के सबकी आंखें खुली रह गई थी। सब लोग बस विंग और वांग जी को देखे जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो कहता हाँ थैंक गॉड मैं बच गया, अगर मैं नहीं बचता ना तो मैं मर ही जाता। और ऐसे कहते हुए वो बस सामने देखे जा रहा था और इधर जो पूरी फैमिली थी वो बस हैरान हो चुकी थी, बस वो लोग चुपचाप देखे जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो कहता अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? और तभी विंग देखता है कि अरे ये लोग तो उसे ही देख रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो कितने ऑकवर्ड ऑकवर्ड है, मतलब स्टेज में वांगजी उसे पकड़ा हुआ है। और विंग विंग वांगजी के जो कपड़े हैं उसके अंदर पता नहीं कैसे उसके हाथ चले गए हैं। और जो विंग है उसे कुछ महसूस ही नहीं हो, उसे खबर ही नहीं हुई। और विंग जल्दी से हटता और कहता मुझे मुझे माफ कर, कर। तभी जो जियानचंद था वो खींचता है विंग को और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो कहता अरे जियानचंद गलती से हो गया। और ये कहते हुए वो बस माफी मांगता है। और इधर जो वांगी था वो देखता है विंग को और कहता है चलो बस तो गया कम से कम, नहीं तो मुझे लगा था कि ये तो गया। और ये सोच के बस वांग जी उसे देखता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है अंदर काम करने के लिए। और इधर विंग आकर बैठ चुका था और वो बस सामने देख रहा था वांग जी को, बस वो वांग जी को घूरे जा रहा था। तभी जियानचंद कहता विंग क्या कर रहे हो? तब विंग कहता कुछ नहीं जियानचंद, बस ऐसे ही। और ऐसे कह के वो लोग बस अपना काम करने लगते हैं। और इधर जो मैडम थी वो वांग जी के पास आती है और वांग जी को देखती है और कहती है वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वांग जी कहता है जी महारानी। तभी मैडम भी कहती है देखो वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे काम क्या कर रहे हो, मतलब क्यों आए हो, क्या है, मैं तुम्हारी
मोटिव नहीं जानती हूँ कि क्या है कैसे है, बस मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के और बेटी के करीब मत जाना। वो दोनों ओमेगा है और मैं तुम जैसे सर्वेंट से तो उनकी शादी कभी नहीं करवाने वाली हूँ। तो इस बात को अपने पास गांठ बांध लो। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और तभी वांग जी का था, ये आके मुझे धमकी दे रही है। इन्हें नहीं पता कि मेरी नज़र पहले से ही विंग पर ही है। और ये कह के वो हंसता हुआ कपड़ा नचाता हुआ चला जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बींग के साथ रह रह के बेशरम हो गया है। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आके क्या बोल के चला जाए। और इधर हमें दिखाते हैं अभी जो भांजी था वो बस सफाई कर रहा था और तभी जो विंग था वो अपने कमरे में चिल्ला रहा था, मुझे 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 जाना है, मुझे जाना है, मुझे कोई तो जाने दो, मुझे जाना है। पर तभी जो वांगजी था वो अंदर जाता और कहता है क्या हुआ आपको। तभी जो विंग था वो उसे देखता और कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता पर आपको कहाँ जाना है। तब विंग बताता है कि आज शाम को एक जो इन है वहाँ पे कुछ नृत्य हो, मतलब कुछ लड़कियां आएंगी नृत्य करने के लिए और वही देखने उसे जाना है। लेकिन यहाँ के नियम कि ओमेगा नहीं जा सकते, बस अल्फा ही जा सकते हैं। तब वांग जी कहता है क्या आपको जाना है। तब पिंक कहता ऑफ कोर्स मुझे जाना है, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ, मुझे जाना है और मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, मुझे जाना है। तब वांग जी कहता है ठीक है मैं आपको लेके चलूँ। तब विंग चुप हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम मुझे लेके जाओगे। और विंग एकदम हैरानी में वांग जी को देखे जा रहा था। तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं आपको लेके जा सकता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है मैं चलूँगा, मुझे कब लेके चलोगे। तब वांग जी कहता है देखिए मैं अभी तो लेके नहीं जाऊँगा, बट अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है हम दोनों चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। तब विंग कहता तब कब। तब जो वांग जी उसके कान में बोलता है कुछ और ये सुनने के बाद विंग तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता और कहता सच में मज़ा आ जाएगा और भी थ्रिल आएगी, ठीक है हम मिलते हैं। और ये कह के वो खुश हो गया था और अपने जो बिस्तर थे उस पर सो जाता। और इधर वांग जी अब उसके रूम से निकल के अपना काम करने लगा था। और हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं रात के 11 बजे विंग और वांग विंग वहाँ से निकलता है अपने रूम से छुप छुप के। और इधर वांग जी भी आ चुका था और तभी वांग जी विंग के जो कंधा था उस पर अपना हाथ रखता है। और तभी विंग पीछे मुड़ता है और कहता है आह, तुम तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब वांग जी कहता है देखो डरने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ, और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुके ना तो हम पकड़े जाएंगे। तब विंग कहता नहीं नहीं चलो चलो। और ये कह के वो दोनों वहाँ से अब निकल जाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। और यहाँ से विंग और वांगजी निकल चुके थे और अभी वो लोग सड़क पे आ चुके थे। और विंग कह रहा सच में आज मुझे मज़ा आ जाएगा, मैं पहली बार देखूंगा, अभी तक मैंने देखा ही नहीं था, मेरा बहुत मन था देखने को लेकिन मेरे घर वाले मुझे जाने ही नहीं देते थे कभी, न खुद जाते हैं ना मुझे इंजॉय करने देते हैं लाइफ को। और ऐसे कहते हुए वो बस आगे बढ़ता जा रहा था। और इधर वांगजी बस स्माइल करते हुए उसे पीछे से देखे जा रहा था, बस चुपचाप देख रहा था विंग को जाते हुए। और अभी जब विंग वहाँ पे पहुँच जाता है तब कहता है वांग जी अब हम कैसे जाएंगे। तब वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो हम चलते हैं। और ये कह के वो पीछे के रास्ते से आ जाते हैं और उनकी जो सीट थी वो पहले से बुक थी वहाँ पे बैठ जाते हैं। और अब वांग जी और विंग इंजॉय करते हैं और इंजॉय करने के बाद वहाँ से वो लोग निकलते हैं और अब घर पे आ चुके थे। पर इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और विंग तो भाई उसे तो बहुत मज़ा आ चुका था कि किसी को कुछ भी नहीं पता चला, वाह क्या बात है। और वो घर में आके सो भी गया। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो घूम रहा था। और तभी जियान से कहता विंग क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो, पहले तो इतने ज़्यादा खुश दिखे नहीं। तब विंग कहता नहीं जियान जान कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खुश हूँ और क्या मैं खुश नहीं हो सकता। तब जियान से कहता है अरे नहीं तुम खुश हो सकते हो, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कल तक तुम रो रहे थे कि तुम्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारे साथ ना इंसाफी हो रही है, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आया तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो। तब जो विंग था वो कहता है अरे जान सर मैं बस खुश हूँ ना, बस यही देखो ना और कुछ देखने की क्या ही ज़रूरत है, मैं खुश हूँ बस खुश हूँ। और ये कह के वो आगे गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। और इधर जो जियान था वो सोचता है आखिर में इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है। और यही जियान को पता लगाना। अब जियान उसके पीछे पीछे विंग बताओ क्यों खुश हो, विंग बताओ। तो विंग कहता है अरे जियान तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं क्या खुश भी नहीं हो सकता, सच में तुम हद ही कर देते हो। और ये कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। और इधर जियान जो था वो बस विंग को घूर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है डिनर टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे अपना लंच करने के लिए। और विंग गाना गाते हुए अपना खाना खाया जाता और जियानचंद उसे घूर रहा था। तभी मैडम ने कहते हैं जियानचंद तुम विंग को ऐसा क्यों घूर रहे हो, विंग ने फिर से कुछ किया है। तब जियानचंद
अभी कुछ बोलने के लिए अपना मुँह खोला ही था, तभी विंग कहता है मदर आपको नहीं पता ये कितना ज़्यादा जलता है मुझसे। आपको पता है मैं खुश हूँ, फिर भी इसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं खुश क्यों हूँ? तब जो मैडम थी वो कहती है जान ये क्या है? तब जान कहता है मदर इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तब मैडम की तरफ विंग मुड़ता और कहता मदर कुछ नहीं गड़बड़ है, ये बस पागल हो चुका है और कुछ नहीं, बस ये पगला गया। और ये कह के वो बस मतलब देखता है जैनसन को, और जैनसन कहता विंग जरूर कुछ तो गड़बड़ है और मैं इस बारे में पता लगा के रहूँगा चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता हाँ तो लगा लो, मैंने तुम्हें मना किया। और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से खा के। और इधर जो जैनसन था वो बस देखे जा रहा था। तब मैडम भी कहती जैनसन तुम अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, ना कि इन सब चीज़ों पे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे शॉर्ट फाइटिंग में कितने कम नंबर आए हैं। तब वांगी तब जो जैनसन था वो कहता है हाँ हाँ मदर मैं ध्यान दूंगा, पर मुझे विंग की टेंशन हो रही है कहीं विंग कुछ गलत। तब मैडम कहती है विंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता जैनसन, बस उसके अंदर बचपना है, लेकिन वो कुछ नहीं गलत कर सकता। और ये कह के वो उसे समझाती है। तब जैनसन कहता है हाँ हो सकता हो भाई, उसी की गलती हो, वही गड़बड़ कुछ सोच रहा हो। तो वो कहता है ठीक है मदर, और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और इधर मैडम जो भी कहीं पे चली जाती है, और इधर जो वांगजी था वो अभी अपना काम करने लगा था। और काम करते हुए वो सोचता हाँ क्या लाइफ है यार उसकी, उसको काम भी करना पड़ रहा है। तभी पीछे से आता और कहता है वांगजी वांगजी। तब वांगजी पीछे मुड़ता और कहता है हाँ क्या हुआ? तब जो पिंक था वो कहता वांगजी मैं खुश हूँ कि तुमने तुमने मुझे घुमाया, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में वांगजी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ पे जाने के लिए, और तुम मुझे लेके गए वांगजी, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लेना। तब विंग कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे वहाँ पे लेके गए थे, सच में मुझे मज़ा आ गया। और ये कहते हुए वो वांगजी से बातें किए जाता और वांगजी वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। और अभी वांगजी को ये काम करते हुए भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि उसके साथ ऐसे बातें कर रहा है। और तभी फैमियान वहाँ से गुजर रहे थे, जो देखते हैं कि विंग वांगजी के आगे पीछे घूम रहा है और उससे कैसे बातें कर रहा है। ये देख वो तुरंत विंग को बुलाते और कहते विंग इधर आओ। तब जो विंग था वो अपने फादर को देखता और कहता हाँ आया फादर। और ये कह के वो दौड़ते हुए जाता और कहता है जी बोलिए फादर। तब जो फैमियान थे वो कहते हैं विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वांगजी के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? तब विंग कहता अरे मैं उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूम रहा था, मैं तो अपना कुछ बात कर रहा था, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तब फैमियन कहते हैं देखो विंग ऐसे किसी भी सर्वेंट के आगे पीछे मत घुमा करो, इसका गलत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तब विंग कहता हाँ ठीक है फादर मैं समझ गया। और ये कह के फैमियन वहाँ से चले गए थे। पर विंग फिर से आ जाता है वांगजी के पास और उससे बातें करने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो उसकी बातों का मतलब अच्छे से सुन रहा था और हाँ ना बोल भी रहा था। और जो मतलब विंग को अच्छा लग रहा था इसलिए क्योंकि उसकी बातें कोई शांति से सुन रहा नहीं, तो हर बार जब वो बोलता है तब सब लोग अपनी बातें उसके सामने रखने लगते हैं। और ये चीज़ विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी वांगजी उसकी बातें बस सुन रहा है, उसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहा है, इसलिए वांगजी को मतलब विंग को वांगजी अच्छा लग रहा था उसके साथ बातें करने में। और उसके साथ अभी विंग अच्छे से बातें करने लगता। और तब जो वांगजी था वो किचन में जाता और किचन में जब काम करने लगता तब विंग वहाँ पे उससे बातें किए जा रहा था। और ये देख के जो सारे सर्वेंट्स थे वो भी लोग हैरान थे कि उनके मास्टर कभी भी किचन में नहीं आया और आज आज किचन में आया, वो भी बस वांगजी से बातें करते हुए। सच में उनके मास्टर में लगता है कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। और ये सोच के वो लोग बस ध्यान से देखे जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो अभी बातें कर रहा था, तभी उसे ढूंढते हुए एक सर्वेंट आती है और बताती है कि मैडम ये उसे ढूंढ रही है। तब विंग कहता ओह मदर फिर से ढूंढने लगी। और ये कहते हुए वो भाग जाता है वहां से। और इधर वांगजी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वांगजी भी क्या ही कर सकता है, उसे बस अभी देखना होगा सहना होगा ये सब विंग को इम्प्रेस करने के लिए। और अभी हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो विंग के जाने के बाद अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगता है। और इधर मैडम यू बैठ के विंग का वेट कर रही थी। और विंग जब वहां पे पहुंचता है तब कहता है मदर क्या हुआ, आप मुझे बुला रही थी? तभी जो मैडम यू थी वो कहती हाँ विंग मैं तुम्हें बुला रही थी, तुम कहाँ रहते हो आजकल, मुझे तो समझ में नहीं आता। तब विंग कहता ओ मदर मैं एक्चुअली ना मैं कुछ बातें कर रहा था वांगजी से। तब मैडम कहती है अच्छा ठीक है। और ये कहते हुए उसे बैठाती और कहती विंग तुम भी आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो देख लेना। तो पिंक कहता है मदर आप टेंशन मत लो, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। और ये कहते हुए पिंक वहाँ से जाने लगता है, पर मैडम ही उसे जाने देंगी तब ना। और मैडम ही उसे रोक लेती और कहती हेलो कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बस यहीं पे रहना है। तब पिंक कहता मदर आप ये क्या कह रही हो, मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, आपको पता है ना मैं
सभा में कितना बोर हो जाता हूँ और मुझे नींद भी आने लगती है और इसलिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। और ये कह के वो जाने लगता है, पर मैडम ये उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं बेंग, तुम यहीं पे रुकोगे और चुपचाप यहीं पे रुक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो जबरदस्ती विंग को रोक लेती है और विंग को बेचारे को वहाँ सभा में बैठना पड़ता है। फिर जब सभा खत्म होती है तब विंग वहाँ से निकलता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा पहुँच गया था अभी वांगजी को ढूंढने के लिए, पर वांगजी उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। ये देख के विंग फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि क्या है यार, जब वो वांगजी को ढूंढ रहा है तो वांगजी मिल नहीं रहा है, और जब उसे वांगजी के साथ वो रहता है तो उसकी फैमिली नहीं रहने दे रही है। ये सोच के उसे गुस्सा आता है और वो फिर जाने लगता है वहां से। तभी वो देखता है कि वांगजी वहीं पे अपना काम कर रहा है। तभी विंग वहां पे जाता है और कहता है, वांगजी तुम हमेशा काम क्यों करते रहते हो, तुम इतना काम क्यों करते हो, देखो और सारे सर्वेंट घूमते भी है पर तुम हमेशा काम करते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है तो मुझे ये एहसान मान के काम करना चाहिए ना, और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो विंग कहता है, अरे कुछ भी हो पर तुम अभी काम करने के लिए रहने दो, चलो मेरे साथ। तब वांगजी कहता है, अरे विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे काम करने दो। पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये कह के उसका हाथ पकड़ के वो जा चुका था। और इधर जो वांगजी था वो बस रोके जा रहा था, पर विंग रुकेगा तब ना। अब विंग के दिमाग में जो चढ़ गया है विंग वही करने वाला है। और हमें दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके वांगजी को विंग लेके जाता है और उससे फिर अपने रूम में बैठा के उसके साथ थोड़ी सी बातें करने लगता है। और भी मतलब उसे बातें करना बहुत अच्छा लगा था वांगजी के साथ। वो बस बातें करने के लिए लेके गया था, लेकिन जब मैडम यू को पता चलता है तब वो विंग के कमरे से जब वांगजी निकलता है तब वांगजी को अपने पास बुलाती है और कहती है, वांगजी तुम आखिर में करना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हें आए हुए यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो, और तुम मेरे बेटे के करीब क्यों जा रहे हो, मुझे बताओ आखिर में तुम लोग तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, और तुम्हें इस बार इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम आखिर में विंग के रूम में कैसे जा सकते हो। और ये कह के वो उसे जीडियान से मारने का 10 जीडियान मारने का पनिशमेंट देती है, और वो अपनी जीडियान से वांगजी को 10 बार मारती है और वांगजी वहीं पे गिर के ढेर हो जाता है। और इधर जब वो गिरता है तब उसे हीलर आते हैं ले जाने के लिए, पर जो मैडम भी थी वो मना कर रही थी कि ऐसे ही इसकी चोट ठीक होनी चाहिए, और ये कह के वो चली गई थी। और इधर वांगजी को उसके रूम में ला के पटक देते हैं, और हमारा विंग जो अभी मस्ती करके बाहर से आया था और वो वांगजी को ढूंढ रहा था, तभी मैडम विंग के सामने आती है और कहती है, विंग बस बहुत हो गया, तुम वांगची के पास नहीं जाओगे चाहे जो हो जाए। और तुम हमेशा वांगची से चिपकते क्यों रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर में उस वांगची में है क्या। और वांगची से अगर तुम अलग नहीं हुए भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तब विंग कहता, मदर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, वांगजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मदर। तभी मैडम भी कहती है, देखो विंग मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा दोस्त है कि क्या है, आई डोंट केयर, बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरे रेपुटेशन को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए। और अगर मेरे रेपुटेशन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगी, ये याद रखना। और ये कह के मैडम यू वहाँ से जा चुकी थी, और इधर विंग तो एकदम हैरान कि आखिर में ये मॉम क्या कह रही है। और वहाँ से विंग को भी अब कमरे में बंद कर दिया जाता है और विंग से कहा जाता है कि वो नहीं जा सकता वांगजी से मिलने के लिए। पर विंग दिल नहीं मान रहा था, वो कहता उसे जाके देखना चाहिए, उसकी वजह से वांगजी को चोट लगी, ये सोच के वो अपनी खिड़की के रास्ते से कूद के निकल जाता और वो वांगजी के रूम के पास जाता है। और उसके रूम में जब जाता है तब देखता है कि वांगजी दर्द में करा रहा है, उसे बहुत पेन हो रहा है। ये देख के वो जाता और कहता है, वांगजी तुम ठीक तो हो ना। तभी वांगजी देखता है वहाँ पे विंग को और कहता है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ, वांगजी प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा वांगजी। तब वांगजी कहता है, अरे विंग तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तब विंग कहता है, नहीं वांगजी मुझे मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है वांगजी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, माफ़ कर दो। तब मुझे वांगजी था वो कहता है, विंग तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ टाइम में ठीक हो जाऊंगा। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है, पर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग को समझ में आ रहा था कि इससे कितना दर्द होता है, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे पहले भी उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, वो लोग तो भाई बेहोशी हो जाते थे, दो ही दो ही जिडियन
खाने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो वांगजी है उसने 10 जीडियान खाई है, फिर भी वो विंग को देख के स्माइल कर रहा है। अरे वो तो चाहता तो विंग से नफरत करता, ये कहता कि तुम्हारी मदद ने मुझे मारा है, लेकिन अभी वांगजी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये सब देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो बस सामने देखे जा रहा था और वांगजी से बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था अपनी मदर की तरफ से कि मेरी मदर को माफ़ कर दो, मेरी मदर ने जो भी किया। तब वांगजी कहता है अरे विंग, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहता है और वांगजी को देखने के बाद भी वहाँ से फिर चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे। विंग किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, वो चुपचाप आता है और अपना जो खाना था वो खाता है, क्योंकि वो पहले नहीं आ रहा था, उसे नहीं आना था। उसकी बहन गई, उसकी मदर गई, उसका ब्रदर गया, पर किसी के कहने पे नहीं है। लेकिन फैमियान ने उसे जाके धमकी दे दी थी कि अगर वो नहीं आया खाना खाने तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और विंग को आना पड़ा क्योंकि उसे थोड़ा डर लग गया। उसके फादर कभी भी उससे ऐसे बातें नहीं करते थे, पर पहली बार जब उन्होंने ऐसे बात किया तब विंग को डर लगा और विंग मान गया। ठीक है, वो आ रहा है नीचे, मतलब वो आ रहा है डिनर करने के लिए। और वहाँ से वो डिनर करता और वो पूछता क्या वांगजी खाया। तब मैडम ने कहती है देखो, तुम्हें उसके बारे में जानने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ, आखिर में वो एक सर्वेंट है, वो खाए ना खाए तुम्हें उससे क्या। और ये कह के वो विंग को उसके रूम में भेज देती। और इधर विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था वांगजी के लिए कि आखिर में ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा है, सब कुछ उसकी गलती है, सब कुछ उसकी गलती। और विंग बार बार बस अपने आप को ही कोसे जा रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं जो वांगजी था वो पड़ा हुआ था और उसके सामने बस एक बाउल सूप ला के रख दिया जाता है कि उसे पीना हो तो पी ले। पर वांगजी नहीं उठता है और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। वहाँ पे आइवान आता है, तब आइवान देखता है अपने फादर को और कहता है फादर, आपको इतनी चोट लगी है और आप ऐसे ही पड़े, आप ठीक कर लो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं आइवान, मैं इसे ठीक नहीं करूँगा, और अगर मैंने इसे ठीक किया तब गड़बड़ हो जाएगी, सबको मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और ये कह के वो आइवान को जाने के लिए कहता है, पर आइवान का दिल नहीं मानता और वो वांगजी को सूप पिलाता है। फिर वहाँ से जाता है कुछ टाइम तक अपने फादर के पास रह के। और ये चीज़ वांगजी को अच्छी लगी कि उसका जो हस्बैंड है उसे याद नहीं है, फिर भी उसे बुरा लग रहा है। और इधर जो आइवान है उसका बच्चा जो उसे देख के इतना फिक्र कर रहा है, वांगजी ने तो कभी सोचा नहीं था कि उसकी फैमिली होगी, उसकी फिक्र करेगी। लेकिन अभी उसके पास फैमिली है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है इस चीज़ से कि उसकी फैमिली उसकी कितनी फिक्र करती है। अब हमें दिखाया जाता है सीधे 15 दिन बाद का दिन। 15 दिन विंग अपने रूम में बंद रहता है, उसकी मदर उसे कैद करके रखती है। और इधर जो वांगजी था वो जब 15 दिन के बाद सही होता है तब वो अपने रूम से निकलता है। और जब रूम से निकलता है तब वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे जो थी फूल आ रहे हैं, लाल कपड़े से घर सज रहा है। ये सब देख के वांगजी शॉक की आखिर में यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तब वो जाता है पूछता है और वहाँ पे एक सर्वेंट था, वो बताता है कि यहाँ पे विंग की शादी है 2 दिन बाद। ये सुनने के बाद वांगजी शॉक, वो तो एकदम ऐसे लगा था कि वो सदमे में चला जाएगा। और वो तुरंत जाता है और कहता है क्या विंग की शादी, पर विंग की शादी इतनी जल्दी। तब जो मेड थे वो कहते हैं हमें नहीं पता, बस उनके फादर ने ये अनाउंसमेंट की है। तब वांगजी कहता पर कब, किससे, मुझे ये क्या हो रहा है। और ये सोच के वो विंग को ढूंढने लगता है उससे मिलने के लिए, उससे विंग से बात करनी थी। और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग को रूम में बंद किया हुआ था। अभी हमें 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है क्या हुआ था, ठीक है। तब हमें 15 दिन पहले दिखाया जाता है जब वांगजी अपने रूम में था। तब विंग भी बार बार मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन मैडम ने उन्हें मना कर दिया था। अब तभी फैमियान एक स्क्रॉल लेके आए थे और उन्हें पता चला था कि जो वन क्लैन है वहाँ से विंग की शादी तय हो गई है वहाँ पर। और जो विंग है उसकी शादी वेन चाउ नाम के इंसान से होगी। जो सुनने के बाद विंग ने कहा था ये आप क्या कह रहे हो, आपको पता है ना कि वेन चाउ की कितनी सारी वाइफ कॉन्क्यूबाइन है और आप मेरी उससे शादी करना चाहते हो डैड, आप ये क्या कर रहे हो। तभी जो फैमिलियां थे वो विंग से कहते हैं विंग ये फाइनल हो चुका है और तुम्हारी शादी हमने तय कर दी, कम से कम उस नौकर से तो बेहतर ही है कि तुम्हें अच्छे से रखेगा। तब विंग कहता बट डैड आप मेरी बात को समझो, मैं ये शादी नहीं कर सकता डैड, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा डैड। तब जो फैमिलियां थे वो कहते हैं
मैंने जब डिसाइड कर दिया है वो डिसाइड कर दिया, और अब अगर तुमने कुछ भी ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। और तुम्हें ये शादी करनी ही होगी तो करनी होगी। और तुम ये याद रखना कि तुम हमारी फैमिली को और हमें हमारी इज्जत को अगर नीलाम करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के उसकी शादी तय कर दी गई थी, और इधर वो अपने मॉम से, डैड से, सब लोगों से अपील करता है, अर्जी लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और इस चीज़ से विंग दुखी भी हो जाता है कि मॉम डैड आप लोग मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। और विंग को समझ में नहीं आता है कि वो उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती थी, कितने अच्छे से रखती थी, पर ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और यही वो सोचने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और वो बस सोचे जा रहा था कि वो क्या करे, वो क्या ही करे। और ये सोचते हुए वो रोने लगा था। और अभी बींग को 15 दिन हो चुके हैं बंद हुए अपने रूम में, और बींग 15 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं निकला है वो रूम से बाहर। और हमें यहाँ से अभी दिखाते हैं जो वांची था जल्दी जल्दी बींग के रूम के पास आता है, लेकिन वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, सब लोग बस बींग के रूम को एकदम अच्छे से कवर करके रखे हुए कि विंग यहाँ से भाग ना ले। और अंदर विंग की चिल्लाने की आवाज भी आ रही। अरे वो तो आवाज भी अब धीमी पड़ गई, पहले और तेज से विंग चिल्लाता था, लेकिन अभी अभी 15 दिन से चिल्लाते चिल्लाते उसका गला थोड़ा बैठ गया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। वो अपने मॉम को, डैड को, सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज आप लोग मेरी बात मानो, प्लीज मान जाओ प्लीज, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मान रहा है। और इधर जो वांगजी था वो अभी आता है, और वो अभी देखता है कि जो सैनिक है वो थोड़े से इधर उधर हुए हैं, तब वो तुरंत जाता है, और जो बैंक की खिड़की थी वॉशरूम की उसके अंदर से वो अंदर जाता है, और वहां से वो निकलता है। और जब वांगजी को देखता है तब उसे इतना अच्छा लगता है कि वो वांगजी को जाके तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, वांगजी तुम आके, वांगजी प्लीज मुझे बचा लो वांगजी, मैं उस वंचाऊ से शादी नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं वंचाऊ से शादी करूंगा, प्लीज वांगजी मुझे बचा लो प्लीज। तब जब वांगजी था वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा विंग, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहते हुए वो विंग को समझाने लगता है, लेकिन जो विंग था वो रो ही जा रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या ही करे। और इधर जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारी शादी में टाइम है, हम कुछ कर लेंगे विंग, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तब विंग कहता है, वांगजी पर मेरी मॉम डैड पता नहीं हमें कुछ करने देंगे कि नहीं, वांगजी प्लीज, वांगजी मुझे बचा लो प्लीज प्लीज, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। और तभी तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है, और वहाँ पे मैडम यू और फैमिया खड़े थे, और उन्हें देख के विंग डर जाता और कहता, मॉम डैड। और वहाँ पे वांगजी भी उन लोगों को देखने लगा था, और तभी वहाँ पे 6-7 सिपाही आते हैं, और वो वांगजी को पकड़ लेते हैं, तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी टाइप में पहना देते हैं, जो एक जंजीर टाइप में होती थी जो गले में पहनी जाती थी, पैरों में और हाथों में, जिससे जो बहुत भारी होती है, जिसको घसीट के चलना पड़ता है, इस टाइप का था। तो उसको वांगजी को पहना देते हैं, और वांगजी कहता है, ये क्या है। और उसमें मैजिक था जिसको वांगजी तोड़ नहीं सकता था, उसमें मंत्र थे जो ब्लैक मैजिक था, और वांगजी को अभी घुटनों पर बैठा दिया गया था। और इधर जो विंग था वो रोने लगता है, मॉम डैड आप लोग ये क्या कर रहे हो, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तभी मैडम विंग के पास जाती और कहती, विंग बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, और हम तुम्हें छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो वांगजी को अब जेल में बंद करवा देते हैं, और विंग को फिर से वहाँ पे बंद करवा दिया गया था। और इधर जो विंग था वो भी अभी जेल में ही बंद था, मतलब एक जेल में वांगजी बंद था, एक जेल में विंग, और वो लोग आमने सामने थे, और विंग अभी बैठ के रो रहा था, और वांगजी भी वहीं पे था। विंग कहता है, वांगजी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ वांगजी, मेरी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो तुम्हारी वजह, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, तुम मुझे माफ कर दो वांगजी, मुझे माफ कर दो। और इधर जो वांगजी था उसे ये पहने में दर्द हो रहा था, लेकिन वो बोलता है, विंग विंग तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ विंग, मैं ठीक हूँ। और ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी, और वांगजी का जो पेन था वो विंग फील कर पाता। जिस दिन चिड़िया से चोट लगी थी वांगजी को, वांगजी उस दिन भी ऐसे ही हंस रहा था, लेकिन विंग
विंग के दिल में अभी बहुत दर्द हो रहा था, उसका दिल बहुत दुख रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे वो अपनी फैमिली के साथ कितना खुश रहता था। उसके भाई बहन भी उसका साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं। और इधर जो उसकी मॉम है वो भी तो उसका साथ नहीं दे रही है। वांगची है जो उसका साथ देने आया है, लेकिन वो भी फंस गया। और ये सब विंग सोचते हुए बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था। उसे रोना आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसकी गलती ऐसे कैसे हो सकती है, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। और ये कहते हुए विंग बस रोए जा रहा था। और ये रोना सुन के वांगची का दिल टूट रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। वो सोच रहा था कि आखिर में वो विंग के लिए ऐसा क्या करे जिससे विंग अच्छा फील करे, उसे अच्छा लगे। लेकिन अभी वांगची के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे विंग अच्छा फील कर सकता है। और इधर जो विंग था उसे वांगची देखता है, और फिर वो दोनों बस सर नीचे कर चुके थे, क्योंकि उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है एक दूसरे को बचाने का। और दोनों अभी जेल में बैठे हुए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद जो विंग की मॉम थी वो आती है और विंग को लेके जाने लगती है। और विंग कहता है, मॉम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और विंग की आंखों की जो आंसू है वो सूख चुकी थी। विंग एकदम शांत बच्चा बन गया था, उसकी आंखों से अब आंसू गिरना बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि विंग की आंखों में कुछ है ही नहीं, एकदम खाली। उसकी आंखों में अब वो आंसू के लिए पानी नहीं बचा जिसको वो गिरा सके। और बस विंग अपनी मॉम को देखे जा रहा था और उनसे पूछता है, मॉम आखिर में मेरी गलती क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे कर रही हो। तभी मैडम यू स्माइल करती है और कहती है, अरे विंग चलो तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है। और ये कह के वो विंग को पकड़ती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। और विंग के भी हाथ पैर में बेड़ियाँ थी, लेकिन उसकी जो बेड़ थी वो नॉर्मल थी, पर जो वांगजी की बेड़ियाँ थी वो उसे दर्द पहुंचा रही थी। जब भी वांगजी छूटने की कोशिश कर रहा था ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है। तब वो विंग को वहां से लेके चली जाती और इधर वांगजी बस देख रहा था, बस चुपचाप देखे जा रहा था। और तभी उसके पास भी दो सैनिक आते हैं और उसे लेके जाते हैं और दोनों को अभी सामने रखा गया था। और तभी वहां पर विंग देखता है एक इंसान आ चुका है ब्लैक कपड़ों में, जिसको देखने के बाद विंग बस ध्यान से उस इंसान को देखे जा रहा था। तभी वो इंसान कहता है, अरे विंग तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हो, तो तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ जाएगी। तब जो विंग था वो बस शाय करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी मैडम ये कहती, अरे विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है और तुम ऐसे बस बिहेव कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जो विंग था वो कहता, मदर आप ऐसा क्यों कर रही हो, मदर क्यों कर रही हो, मुझे क्या आप बता सकती हो कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। मैं मैं तो आपका बच्चा हूँ ना, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मदर, कैसे कर सकती हो। और ये कह के विंग रोने लगता है। और तभी उसके सामने जो उसकी मदर थी वो हंसने लगती है और मैडम ये हंसते हुए कहती, विंग मैं तुम्हारी मदर, ओ माय गॉड विंग ऐसे जोक्स ना मत मारा करो। और मैं तुम्हें बता दूं विंग, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, तो देखो मेरा और तुम्हारा माँ बेटे का रिश्ता नहीं है। तो विंग कहता है, मदर आप ये क्या कह रही हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे बचपन से कितना प्यार करती थी। तभी जो मैडम यू थी वो दो कदम आगे बढ़ती है विंग की तरफ और कहती है, आह विंग तुम कितने बड़े बुद्धू हो, तुम्हें समझ में नहीं आया मेरा प्यार। अरे विंग चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ, क्यूट क्यूट बच्चों के साथ गए थे हम मंदिर में। और वहां पर हमें एक लड़का मिला जो बहुत ज्यादा छोटा था और वो दूध के लिए रो रहा था। और हम उसे बस मैंने क्या किया था, उसे दूध पिलाया था। और फिर उसके बाद मैंने उसे सोचा था कि मैं उसे वहीं पे छोड़ दूंगी, मैं अपने घर में क्यों लेके आती फालतू में अपना सर का दर्द। लेकिन तभी हमें पता चला कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, हद से ज्यादा पावर है। और तुमने गलती कर दी थी, बस तुम्हारी गलती एक जगह थी। तब पिंक कहते, ये आप क्या कह रही हो। तब जो मैडम थी वो कहती, अरे तुम एक मंदिर में थे और उन जो वो साधु थे उन्होंने हमें बताया था कि तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, जो शक्ति अभी तुम्हारे अंदर लॉक है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं, तो हम तुम्हें अपने घर लेके आए विंग।
हम क्या ही करते, उन्होंने हमसे कहा भी तो हमें अच्छा भी तो बनना था, तो इसीलिए हम तुम्हें अपने घर ले आए और तुम्हारी पावर को हम अपने लिए यूज़ करना चाहते थे। पर तभी हमें कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम क्या, हमें बचपन में ही पता चल गया था वेंचाओ के बारे में, जो तुमसे बस शादी करना चाहता है, शादी। और पता है वेंचाओ, वेंचाओ दिखता है तुम्हारी तरह, लेकिन ये एक इमॉर्टल है और ये तुमसे शादी करेगा भी, तुम्हारी शक्तियाँ इसकी हो जाएगी और फिर तुम दोनों के एक होने पर हमें कितना फायदा होगा तुम ये सोच नहीं सकते, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और मैं बस उसी फायदे के लिए तुम्हारी शादी मैं चाव से कराने को तैयार हूँ, बस उसी फायदे के लिए। तब जो विंग था वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ये आप क्या कह रही हो, और ये कह के वो अपने मॉम डैड को देखने लगता है। और तभी जो मैडम थी वो कहती है बन जाओ, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। और ये कह के वो उस कमरे में विंग को छोड़ती है और वांग जी को लेके चले जाता है बाहर, क्योंकि अभी वंचाओ कुछ रिचुअल करेगा फिर उसको शादी होगी। तब वंचाओ विंग के पास जाता है और कहता है विंग, लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, लगता है वांग जी तुम्हें कुछ नहीं याद दिला पाया। तब जब विंग था वो उसे देखता और कहता तुम कहना क्या चाहते हो और तुम वांग जी को कैसे जानते हो। तब जब वंचाओ था वो हंसने लगता और कहता ओह ओह विंग, तो यार तुम ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं पता क्या कि जब जब तुमने मुझे मारा था तो मैं कितनी तड़पा था, लेकिन फिर से मैंने अपने आप को जोड़ा और फिर मैं वेंचाओ बन गया, फिर मैं वेंचाओ बन गया। चलो मेरी तो बातें छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ याद दिला देना चाहता हूँ। और ये कह के वो अपनी मैजिक से कुछ करता है जिसकी वजह से विंग को उसके और भी जो 3 जन्म थे, ये विंग का चौथा जन्म है। और जो उसका पहला जन्म था, मतलब विंग के लिए वो पहला जन्म था, लेकिन वांग जी के तो 3 जन्म थे वो, तो या फिर चौथा जन्म मान लो या फिर तीसरा जन्म, मतलब पहला दूसरा मान लो। मैं क्या बोली जा रही हूँ यार, देखो विंग का ये दूसरा जन्म है, ठीक है। तो विंग को अपने पहले जन्म की जितने भी साल, जितने हजार साल उसने वांग जी के लिए वेट किया, जो भी किया, उसे सब कुछ अब याद आने लगा था धीरे धीरे। और उसे जैसे जैसे याद आ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में बस आंसू आ रहे थे, बस आंसू। और विंग की आंखों में इतने आंसू थे अभी, बस वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। और ये चीज देखने के बाद बेन चाओ तो एकदम खुश, उसके तो भाई मजे ही मजे। और वो बस सामने देखने लगता है और कहता है अरे विंग इतना मत रो, इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम इतना कैसे रो सकते हो। तब विंग कहता है बन जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बन जाओ। तब बन जाओ कहता है अरे अरे विंग, मुझे छोड़ने से पहले मुझे पकड़ना तो पड़ेगा, और तुम हो जो मुझे पकड़ ही नहीं सकते। और ये कह के बन जाओ हंस रहा था बस। और इधर जो विंग था उसे बस रोना आ रहा था, बस वो रोए जा रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया था। और अभी अभी वो फील कर रहा था कि कैसे उसे वांग जी को जब उसने फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐसा फील क्यों हुआ। फिर उसके बाद जब वो वांग जी के ऊपर गिरा, उसे वांग जी को हमेशा देखने का मन क्यों करता था, उसे वांग जी के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों होता था। विंग को अभी सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ विंग को याद आ चुका था। और विंग कहता है वेंचाओ, और वेंचाओ कहता है अरे विंग, तुम तुम फिर से ऐसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तो मेरा नाम अच्छे से लो, समझ गए। और तुम अगर मेरा नाम अच्छे से नहीं लोगे ना तो मैं तुम्हारी जो मदर है, नहीं, जो तुम्हारी धोखेबाज मदर है उन्हें मैं बता दूंगा और फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आज तक तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं मिली होगी, लेकिन हाँ बोलो, मेरे लिए तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो मुझसे अच्छे से बातें करो, समझ गए ना। और ये कह के वो हंसने लगता है। और जो विंग था उसकी आंखों में बस आंसू थे, बस वो रोए जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने आप को संभाल रहा था, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। वो बस रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। और उसके पास अभी रोने के सिवा कुछ भी नहीं था। और अभी बच्चाओ कहता चलो मैंने तो ये काम कर दिया तुम्हें याद दिलाने का, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता ना तब तक तुम्हारी शक्तियाँ मेरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो अभी लॉक है। तो याद दिलाना था, तो आज रात तुम और वांग जी एक साथ कारागार में बिता लो, फिर कल तो तुम मेरी ही हो जाओगे। और ये कहकर वो हंसते हुए उस रूम से निकल चुका था। और अभी विंग और वांग जी को बस एक ही कारागार में डाल दिया गया था। और वहां पे जो एक कारागार में नहीं डाला गया था, आमने सामने डाला गया था। और वहां पर जो विंग था वो बस रोए जाया था। और वो वांग जी को देखता और कहता वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इधर जो वांग जी था वो जब विंग की बातें सुनता है तब उसे भी रोना आया था और कहता है विंग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ।
और वीर और वांगजी बस एक दूसरे से इतने दूर दूर रहते हुए भी बस एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बस चुपचाप देखे जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो अब वही जो जेल था, मतलब जेल का जो जहाँ से वांगजी दिख रहा था, जितना पास पड़ता वहीं पर वो बैठा हुआ था। और वांगजी भी वैसा ही किया था, जो गेट था उसी के पास बैठा हुआ था, क्योंकि वहीं से विंग और वांगजी एक दूसरे के कुछ तो करीब थे। तब वहां से एक दूसरे को वो दोनों देख रहे थे और बस आंखों में आंसू थे। वांगजी के भी आंखों में आंसू था, विंग के भी आंखों में आंसू था। और वांगजी तो अपने पावर का यूज करता, लेकिन उसकी पावर ही लॉक कर दी गई है ये पहनाने पर बेड़ियां, इसलिए वांगजी कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं तो वो अपने जैसे क्लैन जो उसकी फैमिली उनको भी बुला लेता, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता, उसके भी हाथ अब बंध चुके हैं। बहुत अच्छे इन लोगों ने प्लान किया है। और ये सोचते हुए वाकई के भी आंखों में आंसू थे और विन के भी। और दोनों अभी बस एक दूसरे को देख रहे थे और हमें दिखाया जाता है उनकी सोच, मतलब जो वो इमेजिन कर रहे थे उसमें वांग जी और विन बैठे हुए हैं। लेकिन जो कारागार के बीच का रास्ता है वहां पर उन दोनों की आत्मा निकलती है और आत्माएं दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। उन दोनों की आंखों में आंसू था और दोनों एक दूसरे को बहुत जोर से गले लगाए हुए थे, ऐसे गले लगाए हुए थे जैसे वो लोग कभी छोड़ेंगे ही नहीं एक दूसरे को। और दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते हुए बस एक दूसरे की बाहों में खो जाना चाहते थे, बस एक दूसरे की बाहों में रह जाना चाहते थे। और ये चीज़ आप लोग भी इमेजिन कर लेना कि किंग और वांगजी बस अपने अपने जो कारागार है उसमें बैठे हुए और वहां से उनकी आत्माएं निकल के एक दूसरे को टूट के एकदम गले लगा ली हैं, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती हैं, बस एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। और यहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे को गले लगा के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था, एक दूसरे के जो गाल थे उन्हें टच कर रहे थे, एक दूसरे के फोरहेड को टच कर रहे थे और दोनों बस एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे और किस किए जा रहे थे, गले लगा के रखे थे, ये सब वो लोग इमेजिन कर रहे थे। और तभी वहां पर कुछ आवाज आती है खटपट की और तभी उन दोनों की आत्माएं जैसे एक दूसरे का हाथ छोड़ते हुए एक दूसरे की बॉडी में चली गई थी। और दोनों उस तरफ देखते हैं और वहां पर देखते हैं तो और कैदियों को लाया जा रहा था, जो बीइंग के जो सपोर्ट में बोल रहे थे उन लोगों को लाया जा रहा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं बेंचाओ बहुत बुरा इंसान है। और यहाँ पे जो विंग और वांगी थे वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वो लोग समझ गए थे चाहे जो हो जाए, उन्हें चाहे जो जितना भी अलग करने की कोशिश कर ले, पर उनका जो आत्माओं का मिलन है वो कभी नहीं कोई रोक सकता, कभी भी नहीं। और ऐसे ही ये रात पूरी बीत जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग विंग अभी बैठा ही हुआ था, वो सोया ही नहीं था और उसे वहां से अब लेके जाया जाता है तैयार करने के लिए। और विंग जा नहीं रहा था लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है और वहां पे अभी उसे तैयार किया गया था और विंग की आंखों में आंसू थे और उसे उन्हीं बेड़ियों के साथ लाया गया था। और मैडम ने वो बस खुश होकर विंग को देखे जा रही थी और कहती आह विंग फाइनली फाइनली हमारा इतने सालों का तपस्या आज खत्म हो गया, आज खत्म होगा विंग। और ये कहते हुए वो हंस रही थी और वहीं पे वांगजी को बुलाया जाता है और वांगजी भी आगे अब खड़ा हो चुका था और वहां पर अब वेंचाओ भी आ चुका था। और जब वेंचाओ आता है तब सब लोग देख के उसे थोड़ा सा शॉक हो गए थे, हैरान थे सब लोग, क्योंकि वेंचाओ बहुत बुरा इंसान है और वो ऐसे इस क्लैन में जॉन क्लैन में उसकी शादी हो रही है, किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मैडम यू और फेमियान जिस बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जिस बच्चे को इतना मारते थे, उस बच्चे की शादी ऐसे इतने नीच इंसान से करा सकते हैं। लेकिन खैर कोई क्या ही बोल सकता है। और यहाँ पे अभी उसकी शादी के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके थे, जो जियान फैमियान थे और मैडम यू थी। और इधर जो विंग था वो बस अपनी आंखों में आंसू लेके खड़ा हुआ था। और तभी जो जो वो पहुंचा हुआ था लेकिन उसके हाथों में तलवार थी। ये तलवार देखने के बाद सब लोग कंफ्यूज थे, आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तभी जो मैडम ये थी वो वेंचाओ के पास जाती है और कहती है ये तुम तलवार लेके क्या कर रहे हो वेंचाओ, तुम्हारी शादी है ना। तो वेंचाओ कहता है अरे मैडम यू आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, ये तलवार बस कुछ रिचुअल्स के लिए है जिसके लिए मैं लाया हुआ, तो आप टेंशन मत लो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। और ये कह के वो उन्हें
सांत्वना देता है कि हाँ आप टेंशन मत लो, सब कुछ संभल जाएगा, आप बस एंजॉय करो। मतलब ऐसा था उसकी बातें। और यहाँ पे मैडम न्यू कहती है हाँ ठीक ठीक है, और ये कह के वो मान गई थी। और इधर जो बेंचाओ था वो कहता है हाँ चलो। फिर उसके बाद वो जाता है और वहाँ पर अभी शादी होने से पहले वो जो वहाँ पे खड़े थे पंडित, उन प्रीस्ट से कहता है कि आप अभी कुछ मत बोलिए, अभी मुझे कुछ काम करना। और ये कह के वो जाता है और सबसे पहले वो मैडम ने कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है कि मुझे आपको मारना पड़ेगा। तब मैडम ने कहती ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो जो बंचाओ था वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मुझे आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं मारूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, और मेरे खिलाफ आप जा ही सकती हो। और ऐसा कहते हुए वो हंसता है और फिर मैडम न्यू के जो तलवार थी आर पार कर देता है। और यहाँ पे मैडम न्यू को समझ में आता है ये क्या हो गया। और तभी जो फेमियान थे उन्हें भी वो मार देता है और कहता है चलो आप दोनों तो निपट गए, अब विंग बस मेरा है, बस मेरा। और ये कह के वो विंग के साथ शादी करने के लिए जाने लगता है। पर तभी वो वांगजी को देखता है और कहता है मुझे मुझे पहले वांगजी को निपटाना होगा। और ये कह के वो वांगजी को मारने के लिए जाने लगता है अपनी तलवार लेके। और ये विंग देखता है, और विंग जब ये देखता है तब वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और ये कहते हुए वो वो उसके सामने आ जाता है। और जैसे तलवार वांगजी को लगती है वैसे ही वांगजी को फील होता है कि उसे लगी ही नहीं। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने विंग खून में लथपथ नीचे गिर जाता है। और ये देख के वांगजी तो एकदम पागल हो गया था। उसकी जो शक्ति थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और उसकी जो शक्तियाँ थी उसमें में से मतलब उसकी बॉडी में से अलग से स्पार्क होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी शक्तियों को अनलॉक कर लेता है और सीधा वो वेंचाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वेंचाओ खत्म हो जाता है। एक ही बार में खत्म हो गया था, जिस किसी को भी सोचने समझने का मौका मिला है नहीं। और यहाँ पे अभी भी बस अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। ये देख के वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वांगजी जाता और कहता भी मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे 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 माफ कर दो। तभी जो विंग था वो हंसने लगता है। उसके फेस पे खून लगा हुआ था, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल के लगता लंजा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो मैं तुझसे मिलने आऊंगा ना, और तुम जानते हो कि हमें कोई नहीं अलग अलग कर सकता लज्जा, कोई नहीं। और ऐसा कहते हुए वो वांगजी के फेस पे अपने हाथ को फहरा रहा था। और तभी वहाँ पे आईवान आ जाता, और आईवान जैसे आता है वैसे ही वो रोने लगता है, मम्मा मम्मा आपको ये क्या हो गया, मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया, मैं आपका कितने टाइम से इंतजार कर रहा था, ये आपको क्या हो गया मम्मा, ये क्या हो गया। तभी जो विंग था वो उस तरफ फेस मोड़ता और वो आईवान को देखता और कहता है तुम। तब जो आईवान था वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता मम्मा मम्मा ये आईवान हो, देखो आपका आईवान कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया मम्मा, कितना बड़ा हो गया। और ये कह के आईवान बस रोए जा रहा था, और विंग उसके फेस पे अपने हाथ को लेके जाता और कहता मेरे बच्चे तुम कितने बड़े हो गए, मैंने तुम्हारा बचपन मिस कर दिया आईवान, मिस कर दिया, और मुझे फिर से माफ कर देना, अपनी मम्मा को फिर से माफ कर देना कि वो फिर से तुम्हें छोड़ के जा रही है आईवान, जा रही है। तब जो आईवान था वो कहता है नहीं 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 मम्मा नहीं, आप प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ मम्मा, प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। डैड डैड आप तो कुछ बोलो, आप तो कुछ बोलो, मदर से प्लीज प्लीज आप तो कुछ बोलो। तभी जो वांगजी था वो भी रोए जा रहा था, वो भी बस सामने देखे जा रहा था और कहता विंग तुमने ऐसा क्यों किया, विंग क्यों किया। तभी जो विंग था वो कहता लंजा तुम्हें पता है ना कि उस तलवार पे क्या लगा हुआ था, अगर उस तलवार से तुम्हें मारा जाता तो तुम्हारी तुम्हारी जो तुम्हारी जो आत्मा है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते और तुम कभी नहीं जुड़ पाते, क्योंकि वो एक इमोर्टल को मारने की तलवार थी। लेकिन मेरा क्या, मैं तो एक इंसान था, मैं फिर से जन्म ले सकता हूँ। तब जो वांगजी था वो उसे गले लगा लेता और कहता है नहीं नहीं विंग, मैं तुम्हें फिर से जन्म लेने नहीं दूंगा, विंग नहीं दूंगा, मुझे मुझे तुम अपने साथ चाहिए विंग, अपने साथ चाहिए,
मैं नहीं सह पाऊँगा विंग, मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊँगा। अगर तुम फिर से जन्म लेने के लिए चले गए, मैं नहीं रह पाऊँगा विंग, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और ये कहते हुए विंग के सामने ही वांगजी और आयवान रोने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात, विंग की सांस थम जाती है और आंखें खुली की खुली रह जाती है। और वांगजी अब उठता है और विंग को अपनी गोद में लेता है और वहां से लेके वो निकल चुका था। आइवान और वांगजी उस रूम से बाहर आते हैं और एक बहुत गहरी सी रोशनी आती है जो आइवान और जो वांगजी थे उन दोनों को वो रोशनी ऊपर बुला लेती है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होने के बाद अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे पूरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था और अब वांगजी को इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। वैसे भी बस विंग को अपना ये टास्क पूरा करना था। लेकिन अभी विंग मर चुका था, अभी वांगजी वहां से लेके जा चुका था और अभी हमें दिखाते हैं उनके क्लैन में विंग के आने की खुशी सबको थी पहले तो। लेकिन अभी जब वो लोग देखते हैं वांगजी के बाहों में विंग बेजान पड़ा हुआ है एकदम लाश की तरह, ये देखने के बाद उन लोगों का दिल एकदम रोने लगता है। पूरे राज्य में जो भी राज था उनका, वहां पर सब लोग की आंखों में आंसू थे, सब लोग रो रहे थे। और वांगजी तो एकदम पत्थर बन चुका था और आइवान भी रो जा रहा था, बस अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के और कहता, मम्मा प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ मम्मा, प्लीज उठ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मम्मा, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। और जो आइवान था उसे इतना रोते हुए देख के किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, सबके दिल पे छुरियां चल रही थी, सब लोग बस रोए जा रहे थे, सबको पछतावा हो रहा था, सब लोग गिल्ट में थे और सब लोग आइवान को और वांगजी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लोग कैसे संभलेंगे। आखिर वांगजी ने विंग को 2 बार मरते हुए देख लिया, एक बार पहली बार देखा था और अब मरते हुए देख रहा है। तो वांगजी कैसे अपने आप को संभाले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वो विंग को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। लेकिन अब शिचान आते हैं और शिचान कहता है, वांगजी देखो देखो वांगजी, अपने आप को संभालो, संभालो वांगजी, विंग विंग चला गया है। अब हमें विंग के फिर से रीबर्थ के लिए हमें उसे जाने देना होगा, उसकी बॉडी को दफनाना होगा वांगजी, दफनाना होगा। तुम ऐसे रहोगे तो विंग के जाने में लेट होगा, विंग की आत्मा को बुरा लगेगा, वो समझाते हैं। और यहाँ पे जो कहता गग्गा पर विंग को नहीं छोड़ सकता, गग्गा वो फिर से मुझे छोड़ के चला गया, फिर से छोड़ के चला गया गग्गा, मैं नहीं रह सकता विंग के बिना, मैं नहीं रह मैं भी अपनी जान दे दूंगा, मैं इस बार नहीं रहूंगा विंग के बिना, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। तभी जो शिक्षक थे वो कहते हैं, वांगजी पागल मत बनो, तुम क्या ही करना चाहते हो, बताओ मुझे क्या करना चाहते हो। यहाँ पे तुम्हारा बच्चा है जो अभी बुरी हालत में है, जो अभी रोए जा रहा है और तुम मरने की बातें कर रहे हो। पहले अपने बच्चे को संभालो। अगर विंग को पता चला कि तुम उसके जाने के बाद उसके बच्चे को नहीं संभाला तो याद रखना विंग तुमसे नफरत करेगा। और तुम लगता है भूल गए हो कि जब आयमान को विंग ने देखा था अभी भी, तब उसे कितनी खुशी हुई थी कि तुमने उसके बेटे को कितने अच्छे से रखा हुआ है। तो तुम चुपचाप रहो और हमें अब आखिरी सवारी जो निकलती है उसको निकालने दो विंग का, समझे। और पूरा राज विंग को देखना चाहता है, इसलिए हमें विंग को अच्छे से तैयार करके लेके जाना होगा, समझ गए। और ये कह के जो विंग की बॉडी थी, विंग की मदर और जो मिसेस लैन थी उनके साथ और कुछ दासियों के साथ अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे विंग को अच्छे से नहलाते हैं। फिर वहाँ पे विंग को एक अच्छे से पिंक कलर का ड्रेस पहनाया जाता है और विंग के चारों ओर बस रोज लगाए जाते हैं, बस रोज के फूल जो अलग अलग कलर में थे, जो देखने पे बहुत सुंदर लग रहे थे। और विंग को जब लेके आया जाता है तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्लीपिंग ब्यूटी फूलों के बीच में सोई हुई हो, जैसे उसका राजकुमार आए और उसे किस करे और वो स्लीपिंग ब्यूटी उठ जाएगी, ऐसा फील हो रहा था विंग को देख के। और सब लोग अब विंग को देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सब लोग दुखी थे। और अब विंग का जो आखिरी सवारी था उसे निकाला जाता और पूरा राज्य में घुमाया जाता है। विंग को पूरा राज्य देखता और पूरे राज्य के लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि विंग इतना अच्छा इंसान था, उसके साथ इतनी दुख
हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीइंग की किस्मत कौन से भगवान लिख रहे हैं जो उसकी किस्मत में हमेशा दुखी डालते हैं, हमेशा दुखी रहता है। पहले वांगजी नहीं था उसकी लाइफ में, और अब बीइंग की लाइफ खुद ही खत्म हो गई। ये सब लोग सोच रहे थे, लेकिन सब लोग दुआ कर रहे थे कि अगली बार अगर बीइंग को रीबर्थ देना तो प्लीज़ ऐसे ज़िंदगी मत देना जिसमें बीइंग इतना ज़्यादा परेशान रहे, इतना ज़्यादा उसे तकलीफ हो। सब लोग यही सोच रहे थे। और अभी जो विंग था, उसी जो आगे सवारी थी, उसको अब लेके जाया जाता पूरे राज्य में घूमने के बाद, जहाँ पे उसका ग्रेवयार्ड पहले का बना हुआ था। मतलब ग्रेवयार्ड में जो ग्रेव था वो पहले का बना हुआ था, उसी के बगल में फिर से विंग का ग्रेव बनाया जाता और वहाँ पे विंग को फिर से दफनाया जाता है। और वहाँ पे अभी भी जो विंग था उसका नाम लिखा जाता है और हस्बैंड लैन वांगजी लिखा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, लिखा नहीं जाता है शायद, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या लिखा जाता है, लेकिन आई थिंक यही सब लिखा जाता होगा, विंग का नाम और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी और मरने की तारीख, यही लिखी जाती है। हस्बैंड का नाम तो होता नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो मुझे पता नहीं है, मैं सर्च करूंगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो वही जो भी लिखा जाता होगा वो लिखा जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ से अब सब लोग आ चुके थे, पर वांगजी एकदम शांत हो चुका था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे अब क्या ही करना चाहिए। वांगजी अभी बैठा हुआ था जहाँ पे सबकी जो मरने के बाद जो एक लकड़ी पे सबके नाम लिखे जाते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी पे लिख के विंग का नाम रखा हुआ था। वहाँ पे विंग के जो नाम था उसके सामने वांगजी बैठा हुआ था, और जो आह्वान था वो वांगजी के जो पैर थे उस पे अपना सर रख के बस लेटा हुआ था, और सामने बस वो दोनों विंग के उस जिस लकड़ी पे नाम लिखा हुआ था उसको दोनों के दोनों देखे जा रहे थे चुपचाप, बस चुपचाप उसे देखे जाते। और तभी वहाँ पे मिसेस लैन आती है, और मिसेस लैन उन दोनों को देखती हैं ऐसे बैठे हुए। तब वो कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों आखिर में क्या करना चाहते हो। तुम दोनों को विंग ऐसे देखेगा तब वो कितना बुरा मानेगा, उसे कितना बुरा लगेगा। वो सोचेगा कि तुम दोनों उसके बिना अच्छी लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे, और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तभी जो वांगजी था वो देखता है और कहता है, मदर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मदर क्यों हुआ, विंग मुझे फिर से छोड़ के चला गया, मदर फिर से छोड़ के चला गया, मैं कैसे रहूँगा। तभी जो मिसेस लैन थी वो देखती है वांगजी को ऐसे बिहेव करते हुए, तब वो कहती है, वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, चुपचाप तुम्हें अभी आइवान का ध्यान रखना होगा, समझ लो, और कुछ भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने गलत कदम उठाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांगजी। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान नहीं रख सकती हूँ, ये बात याद रखना। और तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा जिससे हम विंग को फिर से वापस ला सके। तब वांगजी कहता है, पर मदर उसको आपको पता है ना कौन सी तलवार लगी थी, उस तलवार की वजह से विंग नहीं बच सकता, उसकी आत्मा तो एकदम टूट के बिखर गई। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, वांगजी मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कुछ विंग के मॉम डैड कुछ ना कुछ निकाल लेंगे हल, तुम बस शांत हो जाओ, और प्लीज तुम कुछ भी ऐसा वैसा काम मत करो जिससे विंग तुम्हारे ऊपर नाराज हो और विंग को बुरा लगे, तो तुम ध्यान दो, ठीक है ना। और ये कहते वो वांगजी को समझाती है, और वांगजी बस चुपचाप उनकी बातें सुनता है। और सुनने के बाद वो क्या ही कर सकता था, बस वो शांत रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो अभी बैठा हुआ था आइवान को लेके, और उसे सूप पिला रहा था, पर आइवान सूप पीने से मना कर रहा था और कह रहा था, डैड मैं सूप नहीं पीऊंगा, चाहे जो चाहे, मुझे मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मैंने इतने साल इंतजार किया और मेरी मम्मा मुझे मिलने ही वाली थी, पर उससे पहले वो चली गई मुझे छोड़ के। डैडा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे मुझे नहीं खाना। तभी जो वांगजी था वो कहता, आइवान बेबी मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ, पर तुम्हें खाना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम बड़े होके अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना, उन्हें कभी ऐसे हार्म मत होने देना, इसीलिए खा लो बेबी खा लो। और ये कह के वो समझाता है, और तब आइवान धीरे धीरे उस ट्यूब को पीना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो रोए जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी मॉम जिससे वो इतना प्यार करता था वो चली गई,
वो चली गई तो बेचारा आइवान कैसे रहे। और अभी आइवान की आंखों से आंसू गिर रहा था, बस वो रो ही जा रहा था क्योंकि उसको अपने साथ मम्मा चाहिए थी। और ऐसे ही अब जो जो अनलैंड फैमिली थी उनके अब दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही बिना किसी रंग के हमेशा वांग जी स्टिफ फेस बना के रखता था, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स थी वो हमेशा आइवान के पास ही आके निकलती थी। जैसे जैसे आइवान अभी सोया हुआ था और वांग जी उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ फैलाते हुए वो रोने लगता है क्योंकि जो आइवान का फेस है वो एकदम जो विंग है उससे मैच करता है, उसकी स्माइल मैच करती है। और लेकिन आंखें जो है वो भी विंग के ऊपर ही गई, नोज वांगजी के ऊपर गया है, फेस की जो फेस कटिंग है वो भी वांगजी के ऊपर है, लेकिन जो लिप्स है और जो आंखें हैं वो विंग के ऊपर गई हैं। और जब भी वांगजी आयवान को देखता है, उसके लिप्स को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, तब उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। उसको हमेशा विंग की याद आ जाती है। और अगर अभी विंग होता उसके पास तब उसे बहुत अच्छा लगता कि हाँ उसका बेबी उन दोनों की तरह दिखता है, उसको हमेशा विंग की याद आती। वो हमेशा विंग के पास जाने के लिए क्रेव करता, लेकिन अभी उसे बुरा लगता है कि अगर वो विंग को अपने दिमाग से निकालना भी चाहे, वैसे वो विंग को अपने दिमाग से तो निकाल सकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी छोटी सी कोशिश भी वो करता है तब भी निकाल नहीं पाता क्योंकि आइवान आइवान की आंखें, आइवान के लिप्स वो एकदम विंग की तरह है, जिनको देखने के बाद वांगजी को हमेशा विंग उसके नज़रों के सामने जैसे लगता है। और कभी कभी वांगजी को तो ड्रीम्स भी आते हैं जिसमें विंग आके कहता है, लंजा तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया लंजा, मैं तुम्हारे लिए इतने जन्म ले चुका हूँ और तुम हो जो मुझे नहीं बचा पाए। मैंने पहले तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार किया और अब मैं बस बर्थ लेके लेता जाऊँ। और ऐसे ही वांगजी को सपने आते थे, जो सपने वांगजी को परेशान करते थे, पर वांगजी के पास इसका कोई भी हल नहीं था। वो बस चुपचाप शांत करता था अपने आप को, अपने दिमाग को वो शांत करने की कोशिश करता था। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आइवान को वांगजी एकदम मदर फादर दोनों का ही प्यार दे रहा था। आइवान को कभी भी ये ना लगे कि उसकी मदर नहीं थी और उसके फादर ने उसे उतना प्यार नहीं किया। यहाँ तक कि जो वांगजी है वो विंग के बारे में अलग अलग कहानियाँ उसे बताया करता था कि तुम्हारी मदर ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसे करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो बताया करता था। और जो आइवान है वो बहुत ध्यान से एकदम अच्छे से सुनता था कि हाँ उसकी मदर, मेरी मदर ऐसी थी। बेटा आप तो कहते थे कि शरारत करना मना है, फिर भी मेरी मदर इतना शरारत करती थी। और ये सब वो बस कहानियों में सुनता था और एक इमेजिन करता था बीइंग को, क्योंकि जो बीइंग की पोर्ट्रेट थी वो लगी हुई थी वांगजी के रूम में बहुत बड़ी सी, जिसको आइवान देखता था और वो इमेजिन करता था कि हाँ उसकी मम्मा ये है तो वो ऐसे ही हंसती होगी, ऐसे करती होगी। और यहाँ तक वांगजी ने बताया था कि तुम्हारी मम्मा की आंखें तुम्हारी तरह थी और स्माइल भी तुम्हारी ही तरह थी। तो आइवान ये सुन के खुश हो गया था कि वाह मैं मम्मा की तरह स्माइल करता हूँ, मेरी आंखें मम्मा की तरह शाइन करती है। और ऐसे कह के वो उस दिन बहुत खुश हुआ था और पूरे क्लैन में सबको उसने बताया था कि उसकी आंखें उसकी मम्मा की तरह है, उसकी स्माइल उसकी मम्मा की तरह है। और ये सुनने के बाद जो जो पूरी फैमिली थी वो भी लोग हंस रहे थे क्योंकि आइवान सच में खुश है। अब आइवान हर वक्त तो दुखी नहीं रह सकता ना, जैसे वांगजी हमेशा बीइंग के जो गम है उसमें डूबा रहता है, पर आइवान बच्चा है, वो बस कहानियों से ही खुश हो जाता है कि हाँ उसकी मम्मा अभी दूर गई है, वो एक न एक दिन आ जाएगी। और ऐसे ही अभी 5 साल बीत चुके थे और 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है अभी आइवान बैठा हुआ था और अभी आइवान पढ़ने लगा है, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है, सब कुछ अच्छे से वो करता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अभी वो बस पढ़ाई कर रहा था, तभी वांगजी वहाँ पे आता है और देखता है और कहता है, आइवान तुम्हें रूल्स याद हुए? तब आइवान कहता है, जी फादर मुझे सब कुछ याद हो गया, आप सुन लो, आप मुझे बचपन से ही यही पढ़ाते हो। और ये कह के वो देता है और वहाँ पे वांगजी उससे रोल सुनता है और आइवान बहुत अच्छे से याद करता है। तभी वांगजी अपने रोप में से एक तांगुलू निकालता है और तांगुलू देता है और कहता है, आइवान लो तुम्हारा तोहफा। तब आइवान उस तांगुलू को देख के खुश हो जाता है और उसे लेके खाने वाला था, पर तभी वो कहता है, फादर मुझे समझ में नहीं आता, जब हर रूल्स हमें मानने हैं और इसमें तो ये भी रूल है कि हम बाहर का कुछ खा नहीं खा सकते हैं, तो आप मेरे लिए तंगलू क्यों लाते हो? ये तो आप रूल ब्रेक करते हो ना। तब वांग जी स्माइल करता है और कहता है, अरे आइवान मैं
रूल्स नहीं ब्रेक करता हूँ, ये तुम्हारी मम्मा का फ़ेवरेट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। और देखो, जब तुम्हारी मम्मा का जो चीज़ फ़ेवरेट है ना, वो इस रूल में आ जाता है। तुम्हारी मम्मा के लिए हर रूल को इग्नोर कर सकते हैं, समझ गए? और तुम्हें भी ये पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। और ये कह के वांगची दे देता और तब आयरन कहता, ओह! मेरी मम्मा को ये बहुत पसंद था। फादर, आप हमेशा बताते हो पर मम्मा कभी नहीं आती है, ऐसा क्यों फादर? तब वांगजी उसे गले लगा लेता है और कहता है, आयवान बेबी, मम्मा बहुत जल्द आएगी, तुम बस इंतज़ार करो और देखना, एक ना एक दिन वो हमारे पास आ ही जाएगी। और मैं बता दूँ, जो इंसान लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान है, उनका टाइमलाइन अलग चलता है। और जो जो वांगजी की मतलब टाइमलाइन है वो अलग है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारा 1 साल भगवान के 1 दिन के बराबर है, तो हमारा जो 1 साल है वो भगवान के लिए 1 पल है, ठीक है? तो ऐसा ही इनका भी है, वांगजी के लिए जो इंसान लोग हैं वो अलग टाइमलाइन है, ठीक? तो ऐसा ही है। तब यहाँ से हमें अब दिखाते हैं जो वांगजी था उसकी अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, अभी 2 महीने और बीत चुके थे। और तभी वांगजी के पास एक खत आता है, एक बटरफ्लाई उड़ता हुआ आता है, जिसको देखने के बाद वांगजी की आंखों में एक आशा की किरण आ चुकी थी। क्योंकि अभी तक वांगजी 5 सालों से कभी भी विंग की फैमिली से नहीं मिला। वो एकदम अलग ही रहता था अपने बच्चे के साथ। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चे को भी किसी चीज़ में रौंदा जाए, इसलिए वो उन लोगों से एकदम अलग रहता था। सब लोगों से उसने नाते तोड़ दिए थे, लेकिन हाँ, उसका बेबी कभी-कभी मिलता था। और यहाँ पे जब उनके पास आता है वो बटरफ्लाई, तब वांगजी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका आने का मतलब है कि विंग आने वाला है, विंग फिर से इस दुनिया में आने वाला है। और ये सोचते हुए वांगजी के फेस पे स्माइल थी, वो खुश हो गया था। और हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो वांगजी था वो अभी तैयारी कर रहा था जाने का, और इधर जो आईवान था वो कह रहा था, फादर आप फिर से जा रहे हो, मुझे भी चलना है, मुझे भी मम्मा से मिलना है फादर। तब जो वांगजी था वो कहता, आईवान तुम्हें कैसे पता चला? तब जो आईवान था वो कहता, फादर मैंने सुन लिया, उस बटरफ्लाई ने आके आपको बताया ना, जो यहाँ पे जैसे बटरफ्लाई है वो लैंग्वेज बोल सकती है, अपनी लैंग्वेज बोल सकती है। और यहाँ पे जो वांगजी है, आईवान है, उन्हें बटरफ्लाई की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऐसा ही है, ठीक है? यहाँ पे लिख उख के नहीं दिखाया जाता है कि मैजिक वाली बटरफ्लाई आती है। तब जो आइवन था वो बताता है, तब जो वांगजी था वो कहता है, आइवन तुमने मेरी बातें सुनी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हर रूल भूल चुके हो आइवन। तब आइवन कहता, ओ फादर, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, और वैसे भी आपने बताया था कि मैं रूल्स को ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मम्मा करती थी, और आप मुझे पनिशमेंट तो दे नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर मुझे पनिशमेंट देने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो अपने फादर को आंखें दिखाता है। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं, आइवन तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब आइवन कहता है, फादर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये कह के वो हंसता है अपनी दांत दिखा के। तब आइवन की तब वांगजी देखता है और कहता है, हाँ ठीक है चलो। और ये कह के वो दोनों वहाँ से पोटली बनाते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि वांगजी ने कुछ सामान लिया था। आए वो अपने ससुराल जा रहा है, तो बिना खाली हाथ जाएगा, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो कुछ सामान ऐसे ही गिफ्ट्स लेके जा रहा था। और हमें दिखाते हैं आइवन और लैन वांगजी अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। और जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, तब देखते हैं कि लैन फैमिली भी वहाँ पे पहुँची हुई है। ये देख के जल्दी से आइवन जाता है, उन लोगों के गले लग जाता है, और फिर वो अपने नाना नानू से भी मिलता है, और उनके जो बच्चे थे उनसे भी मिलता है, और जो विंग के भाई बहन थे उनसे मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वांगजी को बुलाया जाता है, और वांगजी आता है और कहता है, क्या क्या सच में विंग के बारे में कुछ पता चला? इतने इतने सालों के बाद विंग के बारे में कुछ तो पता चला होगा। तभी जो उनकी फैमिली थी वो खुश हो जाती और कहती, हाँ वांगजी तुम इतना पैनिक मत करो, हमें विंग के बारे में पता चला है, और जो भी क्लू मिले हैं उससे हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। और इस बार तुम टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम अच्छा होगा वांगजी, सब कुछ एकदम अच्छा। और ये कह के वो लोग स्माइल करते हैं, और इधर जो वांगजी था वो भी खुश हो गया था कि फाइनली विंग उसके सामने होगा, उसके सामने उसका विंग आएगा। और ये सोच के वांगजी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था, और वो पूछ रहा था, आखिर में विंग ने कहाँ पे जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया है, उसे बताओ, उसे जल्दी से बताओ। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। और हमें इधर दिखाया जाता है, जो विंग के मॉम डैड थे वो कहते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, हम सबको दिखाएंगे। और वो लोग एक पॉन्ड के पास जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो लोग अपनी छड़ी से एक मैजिक करते हैं, और उस मैजिक के बाद उस पॉन्ड में कुछ दृश्य दिखाई देने लगे थे, जहाँ पे अभी सबकी परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। वहाँ पे कुछ चित्र आ चुके थे जो दिखाई देता, और वांगजी कहता, पर इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी जो विंग की फैमिली थी वो कहती है, वांगजी तुम शांत हो जाओ, विंग
मिल जाएगा, शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जाओ। और ये कह के वो लोग अब दिखाने लगते हैं वांग जी को कि वहाँ विंग कहाँ पे है। और ये कहते हुए वो लोग ज़ूम ज़ूम करते हुए जा रहे थे और वो लोग पहुँच जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे एक छोटा-सा घर था, जिसमें एक लेडी उस बच्चे को बर्थ दिए जा रही थी। और वो जो लेडी थी वो फ्लावर्स के बीच में थी, जहाँ पे वो बर्थ दे रही थी। उस रूम में पूरे हर तरफ फ्लावर फ्लावर ही था और वहाँ पर बर्थ दे रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो पेन में थी, चिल्ला रही थी। और इधर जो वांगी था वो देख रहा था और कह रहा था इसको कितना पेन हो रहा है। तभी जो विंग की मदर थी वो कहती अरे विंग आने वाला है तो पेन तो होगा ही वांग जी, और तुम ये मत सोचना कि कोई और औरत है। ये औरत मैं हूँ, मेरा अंश है जो विंग को फिर से बर्थ दे रहा है। और ये कह के वो स्माइल करती है और तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। देखो जो औरत है जब डिलीवरी वो कर रही है तब वो नहीं दिख रही है इन लोगों को, बस इन लोग को बाहर से आवाज़ सुनाई दे रहा है, प्राइवेसी भी होती है दोस्तों, ठीक है। तब इन लोगों को सुनाई देता है कि विंग अब बॉर्न हो चुका है। ये सुनने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, आईवान भी खुश था। और तब वांग जी बैठ जाता है अपने घुटनों पर और कहता है उसे भी बर्थ लेना है, चाहे जो हो जाए उसे विंग के पास बर्थ लेना है। तो तभी जो विंग की मदद थी वो कहती वांग जी तुम कैसे। तब वांग जी कहता मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है, मुझे विंग के साथ ही रहना है। मैं इस बार विंग को अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा धीरे धीरे, मैं उसकी लाइफ में ऐसे अचानक नहीं जाऊंगा, मैं भी बर्थ लूंगा इंसान की तरह। प्लीज़ आप लोग कुछ कर दो प्लीज़। और तब जो विंग के फादर थे वो कहते हैं ठीक है वांग जी, हम तुम्हारी बात मान सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना याददाश्त भूलना होगा। अगर तुम धरती पे गए तो तुम अपना याददाश्त भूल जाओगे। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा, ये मेरा इम्तिहान है विंग से प्यार करने का। और मैं विंग को हर हालत में अपना बना लूँगा, चाहे जो हो जाए। और मुझे भी ये पता चल जाएगा कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ, तो आप मुझे भेज दीजिए। और ये कह के वो रिक्वेस्ट करता। और इधर जो आइवन था वो कहता पर फादर। तभी जो वहाँ था वो कहता आइवन बेबी बस ये कुछ पल की बात है, तुम आराम से रहना और मेरी टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी मम्मा को इस बार लेके ही आऊँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। और मुझे प्लीज़ ऐसे क्लैन में भेजिए जहाँ पे मैं अपने विंग को प्रोटेक्ट कर सकूँ, प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के वो बार बार अपने सर को मारने लगता है। और ये देख के विंग के फादर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें भेजने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार हो ना वांग जी। तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। और ये कह के वांग जी के फेस पे स्माइल थी और आंखों में आंसू था कि फाइनली वो अपने विंग से मिलेगा, वो विंग से मिलेगा। और ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और इधर आयमान की भी आंखों में आंसू थे, पूरी फैमिली की आंखों में आंसू था कि कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है कि एक दूसरे के लिए वो लोग जन्म लेने को तैयार हैं। यहाँ पे चाहे तो लग्जीरियस लाइफ रह सकता था, वांग जी भी रह सकता है, लेकिन अभी वांग जी और विंग एक दूसरे के लिए क्या क्या कर गुजरेंगे ये तो किसी को नहीं पता। और ये कहानी हमेशा अमर ही रहेगी। ये दो कल्टिवेटर्स दो इमोटल्स एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। और हमेशा उन दोनों ने हर पड़ाव पर, हर कदम पर उन दोनों ने इम्तहान दिए हैं, अपने प्यार का इम्तहान। और इससे उनका प्यार और भी मजबूत होता जा रहा है और भी। और इस बार वांग जी को भी दे दिया जाता है जन्म धरती पर। और वांग जी अब एक लैंड में जन्म ले चुका था जो पावरफुल क्लैन था। और ये लैंड क्लैन ही मैं बोलूँगी यार, क्योंकि लैंड क्लैन बोलना तो आसान रहता है बताने में, ठीक है। तो अभी जो वांगजी था वो लैंड क्लैन में जन्म ले चुका था। लैंड क्लैन में अभी जोरदार हर चीज़ मनाई जा रही थी, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था कि एक लैंड, एक अल्फा यहाँ पे बर्थ लिया है। और वांग जी यहाँ से जा चुका था और आइवान अपने एक तरफ फादर को देख रहा था, एक तरफ मदर को देख रहा था, जो दोनों बॉर्न हुए। और आइवान कहता है इस बार मैं आप दोनों को फादर मदर, मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा और हमारी हैप्पी फैमिली होगी। मैं भी ये आशा कभी नहीं छोड़ूंगा, हमारी हैप्पी फैमिली के जितना भी गॉड को हमें परेशान करना है, जितना भी हमें कष्ट देना है, सब उन्हें कर लेने दो, हमारी परीक्षाएं ले लेने दो। पर बाद में हमारी हैप्पी फैमिली होगी, मॉम डैड हमारी हैप्पी फैमिली होगी। और ये कहते हुए आइवान से भी आंसू आंखों से आंसू गिर रहा था। और वहीं पे जो
मैडम लाती वो आयमान को गले लगा लेती और कहती आयमान बेबी तुम शांत रहो, तुम अभी ऐसे ही रहो और जब वांगजी और विंग बड़े होंगे ना तब तुम जाना उनके फ्रेंड बन के, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि उन्हें अपनी ताकत के बारे में एहसास नहीं है और ये ताकत के बारे में तुम ही एहसास दिलाओगे तो हम तुम्हें भेजेंगे, तुम रो मत, तुम्हारे मॉम डैड के पास हम भेज देंगे, कुछ भी हो यार। आयमन 10 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा अपने मॉम डैड से अगर बिछड़ा रहेगा तो वो रोएगा जरूर। तो यही हाल आयमन का भी था और आयमन कहता है ठीक जी ठीक है, और ये कह के वो अपने आंखों के आंसुओं को साफ करता है और अपनी ग्रैंड मदर को गले लगा लेता है और पूरी फैमिली अब देखेगी विंग और वांगजी कैसे मिलते हैं, कैसे वो दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करते हैं, कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं। पूरी फैमिली अब ये सब देखेगी, धीरे धीरे देखेगी और ये सोचते हुए सब लोगों के फेस पे स्माइल थी और धरती पर विंग और वांगजी भी अपने अपनी फैमिली में आराम से थे और आयवान उनके ऊपर हमेशा से नज़र बना के रखता था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, अभी आयवान जो था वो बस मार्केट में घूम रहा था और वहाँ पे जो विंग था वो बस दौड़ता आया और आयवान से लड़ गया और गिर गया और कहता कहा मुझे तुमने गिरा दिया। तब जो आयवान था वो देखता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो आयवान था वो अभी वाइट रोब्स में था और उसने फोरहेड रिबन भी पहना हुआ था, जो देख के विंग की आंखों में उसका जो छवि था पीछे से वो बस गया था। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो भी बड़ा हो रहा था लेकिन वो हर चीज में बस उसके पास हर चीज में रूल्स थे, यहाँ पे भी उसे रूल से फॉलो करने पड़ते थे और उन्हीं रूल्स के साथ वांगजी भी बड़ा हो रहा था और आयवान इन दोनों के पास बारी बारी आता जाता रहता था और उन्हें देख के स्माइल करता था। और जब भी उसको याद आती थी तब वो वांगजी और विंग का जो रूम था जहाँ पे आयवान बचपन में सोता था वांगजी के साथ, वहाँ पे पहुँच जाया करता था और अपने मॉम डैड के फोटोज को देख के वो खुश हो जाया करता था। और कभी कभी वो वांगजी और विंग के भी पास जाया करता था। जैसे ही एक बार वो गया था विंग के पास और जब विंग के सर पे वो हाथ फेर रहा था तब विंग स्माइल कर रहा था, वो बस अपनी आंखें बंद करके स्माइल किए जा रहा था और इधर आयवान को भी सुकून मिल रहा था। और ये प्यार हमें अब पता चलेगा कि आगे विंग और वांगजी इस प्यार को कहाँ तक लेके जाते हैं, आखिर में वो कितने जन्म तक एक दूसरे से प्यार करते रह जाएंगे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जैसा भी लगा हो यार बताना। इसमें मैंने फिर से विंग और वांगजी को नहीं मिलाया, अरे यार ये प्यार है और देखो हर बार हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, समझ गए। देखो हर एफएफ में हैप्पी एंडिंग हुई है लेकिन इसमें नहीं हो रही। आप लोग भी सोचोगे दीदी आप सीज़न 2 ले आई फिर भी नहीं हैप्पी एंडिंग हो रही, ये कैसी स्टोरी है। लेकिन हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ स्टोरीज ऐसे ही आधे में ही छूट जाते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि विंग बड़ा होगा तो फिर उसके बाद विंग और वांगजी कैसे मिलेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप लोग सोच लो यार कि विंग और वांगजी को अब आयवान मिलाने में हेल्प करेगा और कभी ना कभी विंग और वांगजी तो मिल ही जाएंगे, इस जन्म में तो मिल ही जाएंगे। बस एक होप है, ठीक है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो हम कल मिलते हैं। और हाँ यार प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ठीक है ना। तो अभी मैं चलती हूँ और यार बाय बाय। और हाँ मुझे बर्थडे विश कर देना, कल मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो कल तो कुछ आने वाला नहीं है तो लेकिन बर्थडे विश मुझे चाहिए और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए लंबे लंबे, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।